प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथमेटिक्स का वीडियो, ठीक है, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके जो एनसीईआरटी का जो बुक है, ठीक है ना, उससे जितने भी पूरी बुक से कवर की गई है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपके इसमें 2 अंकीय प्रश्न है ना, जैसे कि 3 अंकीय प्रश्न या फिर 5 अंकीय प्रश्न जो भी पूछा जाता है, ये सभी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जितने भी प्रश्न हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न है ना प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो ध्यानपूर्वक से देखते चलिए, है ना। सभी प्रश्न जो है सो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है। चलिए, है ना, बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि सिद्ध करें कि बिंदु, है ना, बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर 5, -2 और 6, 4 तथा एक और है यहाँ पे 7, -2, है ना, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, है ना, जिसकी 2 भुजा समान हो, है ना, और एक भुजा विषम हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना। त्रिभुज होती है ना, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो तीनों भुजा में से 2 भुजा का जो मान है वो समान होनी चाहिए और एक भुजा उस दोनों भुजा से विषम होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए, तो अब आपको ये फाइंड करना है कि यहाँ पर ये जो बिंदु दिया हुआ है ना, इन बिंदु से आपको चलना होगा, है ना। ये निर्देशांक ज्यामिति का ये जो सो है आपका प्रश्न, ठीक है। चलिए, अब आते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे, है ना, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये जो पहले जो मान होता है वो x का मान होता है और बाद में जो होता है वो y का मान होता है। ये सब चीज़ आपको पहले से भी बहुत सारी चीज़ें पता होगा, नहीं पता है तो फिर से आप समझते चलिए, है ना। ये पहले x का मान है, फिर बाद में y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रकार से अगर कहें तो ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका x3 का मान, है ना। और फिर बाद में जो है ये हो गया आपका y1, ये हो गया y2 और ये हो गया y3 का मान, ठीक है, सॉरी y3 का मान, ठीक है ना। चलिए, ये y3 का मान, ठीक। और पहले वाले जो था वो था x1 का मान, है ना, x2 का मान और x3 का मान, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सारे मान को हमको क्या करना है, यहाँ पे सूत्र में बैठाना है, ठीक है। आ जाइए, देखिए, तो हम इसको हल कर रहे हैं। कहता है कि यहाँ दिए गए बिंदु क्रमशः इतना इतना एवं इतना है, ठीक है। इसको हमने मान लिया, ठीक है, ये ए बिंदु मान लिया, इसको बी बिंदु मान लिया, ठीक है, और इसको जो सो सी बिंदु मान लिया। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि अब, ठीक है, अब ए बी बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर, है ना, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4, है ना, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, पहले x1 का मान लिया गया है और उसके बाद जैसे फिर x2 का मान लिया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे फिर यहाँ पे y1 का मान लिया गया है ना। इसके बाद जैसे y2 का मान लिया गया है और इन दोनों को लेकर के, क्योंकि a और b की जिक्र हो रही है, तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो अभी दोनों को प्लस किया जा रहा है ना, स्क्वायर करके, तो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब इसको हम हल करते हैं। देखिए, 5 में से 6 जाएगा तो -1 होगा और उसके बाद उसका स्क्वायर, है ना, और प्लस, और ये दोनों माइनस में इसलिए जुड़ जाएगी और ये माइनस में 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए, -1 गुने -1 आप अगर उसको करोगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, और उसके बाद प्लस है तो प्लस चिन्ह यहाँ पर लगा, और उसके बाद -6 स्क्वायर, यानी कि 6 गुने 6 करेंगे तो 36 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 36 और 1 को हम जब प्लस करेंगे तो आएगा 37, ठीक है ना। तो रूट अंडर 37 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता, इसीलिए हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए आगे फिर चलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BC, ठीक है ना, BC। देखिए, आपको यहाँ पर जो मान दिया हुआ है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो BC का जो मान है, यानी कि ये B और ये C का हम मान को जैसो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम x का मान लेंगे, है ना, इसके बाद y का मान लेंगे, फिर यहाँ पे x y का मान लेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर BC ये क्या हो जाएगा, ये 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस, है ना, -2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे, है ना, तो देखिए ये कुछ इस प्रकार का होगा, ये घटेगा तो ये होगा -1 का स्क्वायर, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 2 हो जाएगा 6, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, है ना। ये भी हल करके आपका आएगा रूट अंडर 37, ठीक है। चलिए, यानी कि AB का मान भी आया रूट अंडर 37 और BC का भी मान आया रूट अंडर 37।
है ना, तीसरे स्टेप पे देखिए यहाँ पर सी ए है, यानी कि फिर से सी और ए का मान, कहने का मतलब ये है कि ये जो दिया हुआ आपका सामने है ना, ये सी और ये ए है ना, इन दोनों को मान को हमको यहाँ पे बैठाना है। पहले हम एक्स एक्स का मान दोनों में से लेंगे, फिर वाई वाई का मान लेंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपके सामने मान निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, तो अब क्या है कि 7 में से 5 गया कितना हुआ 2 है ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस में फिर ये दोनों को हम हल किए तो यहाँ -2 और ये माइनस माइनस प्लस हुआ तो यहाँ देखिए प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों तो कट के शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर शून्य का स्क्वायर, तो शून्य का स्क्वायर तो कुछ हुआ नहीं है ना, बचा शेष 4, तो यहाँ पर देखिए 4 है। तो अब इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना होगा, ये देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो ए बी का जो मान आ रहा था है ना, जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये ए बी का जो मान आ रहा है ये √37 आ रहा है, और उसके बाद ये जो बी सी का जो मान आ रहा है ये भी देखिए कहीं ना कहीं √37 आ रहा है, और ये जो सी ए है ना, सी ए का मान कितना आ रहा है, देखिए इसका वर्गमूल निकल करके 2 हो गया, तो सी ए का मान आ रहा है 2। तो जैसा कि हम देखें कि 2 का मान है ना √37 आ रहा है, एक थोड़ा विषम है, तो यानी कहने का मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज भी उसे ही तो कहते हैं कि 2 भुजा कम से कम समान होनी चाहिए, जिसको क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो ये चीज़ें बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया, क्लियर हो गया है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं है ना कि अतः उपरोक्त दूरियों में से स्पष्ट है कि है ना दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, प्रूव्ड हो गया यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि y का मान निकालें जिसके लिए बिंदु, ये देखिए p बिंदु का नाम दिया हुआ है, उसका मान लिखा हुआ है, बिंदु का निर्देशांक बिंदु 2, और q बिंदु है उसका मान है 10, y के बीच दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। आइए देखिए, यहाँ दिए गए बिंदु है ना, क्रमशः P का मान जो यहाँ पर है वो उसी को लिखा गया है 2, -3 तथा Q का जो है यहाँ पर मान दिया हुआ 10, y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूत्र के माध्यम से इसको हल करेंगे। देखिए P और Q है ना, तो पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x1 है ना, जैसा कि आपको पता है हम पहले भी बता चुके हैं, पहले x1 का मान है, फिर y1 का मान है, फिर यहाँ पे देखिए x2 का मान है, फिर y2 का मान है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले x1 का मान यहाँ पे ले लिए, इसके बाद फिर यहाँ का भी x का मान लिए हैं, देखिए यहाँ पे है ना, फिर उसके बाद y का मान देखिए यहाँ से लिया गया है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे y का मान लिया गया, y का यहाँ y ही मान है, y ही फाइंड करने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब इसको हम जैसे हल करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो समय ना ज़्यादा करते हुए मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आप भी ध्यान देते चलिए। ये देखिए यहाँ पे ये जो PQ का मान था ये ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया हुआ था, दूरी दिया हुआ था। ठीक है ना, तो 10 दिया हुआ था तो हम यहाँ पे 10 बैठा दिए हैं। ठीक है ना, y का मान बोल रहा है आपको निकालने के लिए, तो y का मान जब हम धीरे धीरे हल करते हुए आगे जब बढ़ेंगे है ना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से एक एक चीज़ों को गहराई से है ना यहाँ पर समझा करके हम यहाँ पर दिखा दिए हैं आपको। जब इसको आप जब धीरे धीरे हल करोगे तो हल करते करते आपको जो है सो मान आने वाला है y का, है ना। ये देखिए ये कुछ इस प्रकार से आएगा है ना, इसके बाद फिर आपको द्विघातीय समीकरण में लेकर के चले जाएगा, और द्विघात समीकरण में जब लेकर के जाएगा तो फिर आगे जब आप हल करोगे इसको है ना, तो कुछ इस प्रकार का मान आएगा, और यहाँ पे जो सो फिर y का मान जब आएगा है ना, तो देखिए y का मान एक आया 3 और एक आया 9 है ना, इस प्रकार से y बराबर 3 और है ना एक आया 9, तो यहाँ पे y का मान निकल गया है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि बिंदु 3, k तथा k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो। ठीक है, तो k का मान इसमें फाइंड करने के लिए बोला है, k का मान निकालें। तो ठीक उसी प्रकार से है जैसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है आपका बिंदु है ना, इसके बाद फिर चलते हैं आप प्रश्नानुसार है ना, जैसा प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार से हम चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए PA बराबर PB, ये देखिए यहाँ पे P है ना, और ये B का मान है और ये A का। ठीक है, यहाँ पर 3 बिंदु दिया हुआ था, तो अब यहाँ पर हम चलेंगे कि PA बराबर PB, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर। जब ये दोनों को हम बराबर रखेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर चीज़ें ये आती है कि ये P का मान और ए का मान, पहले यहाँ पर PA स्क्वायर है ना, तो P और A का मान यहाँ पर निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो सो आपका P और B का, यानी कि P और B का मान जो सो यहाँ पर हम बैठा करके है। ठीक है, तो पहले हम x का मान लेंगे, उसके बाद फिर y का मान लेंगे। ठीक है ना, चलिए दोनों का अंतर करना होगा और स्क्वायर करना होगा, इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। फिर जब इसको आप हल करते चले जाओगे तो हल करते करते जो है ना, ये कुछ देखिए इस प्रकार से हल होते चले जा रहा है। ठीक है, तो समय
आपका कम लगे इसीलिए मैं आगे बढ़ते चला जा रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक से देखिएगा, है ना। बिल्कुल बारीकी तरह से इसको हल करके बताया गया है, ठीक है ना। चलिए ये देखिए हल करके कुछ इस प्रकार से जब आप हल करोगे तो लास्ट में आपका के का मान आएगा 1, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे कि अतः के बराबर कितना 1, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए ये देखिए कि के का मान ज्ञात करें, है ना। यदि तीनों बिंदु 8,1 है ना कोमा के कोमा -4 तथा है ना 2 -5 संरेखी है, ठीक है। इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यानपूर्वक से देखते चलिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि यहाँ बिंदु ए है ना, जो यहाँ बिंदु था इसका नाम दे दिए ए इतना, है ना, बी इतना और सी इतना। ये सभी बिंदु को हम ए बी सी से दर्शा दिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ही मतलब संरेखी में है, ठीक है, और के का मान डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि यहाँ सारी चीज़ों को हमने दर्शा दिया, हल कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब देखिए अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 है ना, और बाकी x1 ये सूत्र है आपका। इसी सूत्र पे आपको क्या करना है, मान बैठाना है, ठीक है ना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है कि x1 y1 है ना y3 ये सब मान क्या होता है। तो मैं आपको पहले भी बताते चले आ रहा हूँ, है ना, कि देखिए सबसे पहले जो होता है वो x1 का मान होता है, बाद में y1, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी x और y का मान है, लेकिन ये आपका दूसरा निर्देशांक बिंदु है तो यहाँ पर दे देंगे x2 और ये देंगे y2, ठीक है। यहाँ देंगे x3 और फिर देंगे यहाँ पर y3, ठीक है। और जिस प्रकार से मान दिया हुआ है यहाँ पर आपका सूत्र लिखा हुआ है ना। अब सूत्र के जहाँ जहाँ जो जो मान बोल रहा है बैठाने के लिए वो मान आप यहाँ से है ना बैठा देंगे, है ना, और उसके बाद आगे हल करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आगे हल होते चला जाएगा, हल हो करके है ना कुछ इस प्रकार से आगे प्रोसेस चलता चले जाएगा, और उसके बाद जो सो लास्ट में आपका है ना के का मान भी आने वाला है, ठीक है। ये देखिए ये आगे जब आगे बढ़ते चले जाएंगे उसके बाद जो सो आपका कह रहा है कि यदि तीनों बिंदु संरेखीय है तो क्षेत्रफल क्या होने वाला है, 0 के बराबर होगा। तो ये जो यहाँ पर जो मान आया है उसको आप क्या करोगे, 0 के बराबर कर दोगे, तो 9 बराबर हो जाएगा 3 के, क्योंकि यहाँ पर 3 के जो है सो ये माइनस में है, बराबर से उधर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा के बराबर हो जाएगा 9/3, है ना। तो इसको जब आप काटोगे तो 3 3 9 है ना 3, यानी के का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि त्रिभुज ABC में है ना PQ समांतर BC, ठीक है ना। PQ जो है सो समांतर BC है, ये दोनों आपस में समांतर है। तो x का मान इसमें डिफाइन करने के लिए बोला, यानी x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको त्रिभुज भी दे देगा और इसका मान निर्धारित किया हुआ रहता है, आपको x का मान पूछ रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर तो एक बातों को आप ध्यान रखें, ये जो यहाँ पे A और P है और यहाँ A और Q है, तो ये दोनों आपस में जो है ना मान समान होता है। इन बातों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ ए से लेकर के बी तक और ए से लेकर के सी तक ये दोनों आपस में समान होते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है ना। ये देख लीजिए यहाँ त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, यानी PQ जो है सो BC समांतर है ना। अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स का एक सूत्र होता है थेल्स प्रमेय से, है ना, कि AP बटे BP, ठीक है। AP देखिए यहाँ पे ये देखिए है ना, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है थेल्स प्रमेय से AP है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है AP बटे BP बराबर AQ बटे CQ। तो ये क्या है मान, देखिए AP का मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का मान, और BP है ना यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। उसके बाद AQ यानी यहाँ से यहाँ तक का मान, और CQ यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, बस AP का मान 8 है ना, P और P का मान कितना है, 4 है ना, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। और AQ का मान कितना है 3x, और आपका CQ का मान कितना है x+2। अब सभी मान को आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे, ठीक है, यानी कि आपको बैठा देना है यहाँ पर, देख रहे हैं आप। इसके बाद आप क्या करोगे, आप हल करोगे, ठीक है। जब आप हल करोगे इसको तो आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। इसके बाद जब गुना होगा तो देखिए ये दोनों गुना होने के बाद है ना, ये दोनों गुना करोगे तो हो जाएगा ये आपका इस प्रकार से, और ये तिरछा इस प्रकार से ये गुना होगा, है ना, 4 × 12x, ठीक है। अब देखो ये आगे जब इसको हल करोगे 8x + 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे 12x हो जाएगा इधर। इसके बाद क्या करना है कि 8x यहाँ पे 16 का 16 हो गया, 12x, और इसकी एक जाति इधर है 8x, तो इधर आ गया माइनस में, प्लस था उधर माइनस में आ गया। जब ये दोनों को घटाएंगे आपस में तो ये हो जाएगा 4x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 16/4 है ना, क्योंकि ये गुना में है तो भागा में आ गया ये 4। इसके बाद जब आप काटोगे तो x का मान आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो गया 4। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि दी गई आकृति में DE समांतर BC, ठीक है, और AD बटे BD बराबर 3/5, यानी कि AD का मान दिया हुआ है 5 और BD का मान दिया हुआ है, AD का मान 3 और BD का मान है 5, ठीक है।
तो कह रहा है कि यदि AC बराबर 4.8 सेंटीमीटर है तो AE का मान क्या होगा, यानी कि A से लेके E तक का मान आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ वाट है लिखा हुआ, ठीक है ना, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको यहाँ पे क्या मान होने वाला है ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम अभी ऊपर वाले प्रश्न जो हल कर रहे थे ठीक उसी प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ पे एक मान को छुपा दिया है, ठीक है। चलिए तो देखिए हम हल कर रहे हैं कि दी गई आकृति में है ना DE समांतर BC है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से आपको सजा करके है ना मैथ में देना पड़ता है एग्जाम, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ों को आप छोड़ोगे नहीं, एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हर एक चीज़ों का जिक्र होना चाहिए, ठीक है। तो AE बराबर वाट, ठीक है, AE बराबर वाट। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए देखिए तो AE बराबर वाट हो गया है ना। अब देखिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से आगे बढ़ते हैं थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय से ये आपका थेल्स प्रमेय का सूत्र हो गया। जो मान वहाँ पे दिया हुआ था है ना, ये सभी मान को हम क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे। AD का मान जो था है ना, BD का जो मान था, ये सभी मान को हम क्या करेंगे यहाँ पे हम बैठाएंगे, जैसा कि सूत्र में कह रहा है ना। उसी प्रकार से वहाँ से त्रिभुज में दिए गए मान जो है वहाँ से हम यहाँ बैठाएंगे। फिर इसको जब हम हल करेंगे, आगे हल करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आगे प्रोसेस बढ़ते चला जाएगा और अंत में आपका AE का मान आने वाला है ना 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। जब आप इसको भाग दोगे ऊपर से है ना, 8 से भाग दोगे 14.4 को, तो आपका आएगा 1.8, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चित्र में दिए गए x का मान है ना ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x का मान है ना, ये आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बड़ा ही ईजी है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए तो यहाँ ACB, ठीक है, यहाँ ACB, AC और B, ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस कोण है ना BCE, BC यानी कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे है ना। तो फिर देखिए 180 डिग्री और ये जो मान दिया हुआ है आपका बाहर में यहाँ 110 डिग्री, वो घटा दिया, आ गया 70 डिग्री, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है सो इसका मान आ गया, ACB का मान आ गया, ACB यानी कि इधर का मान आपका आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आगे है DBC है ना बराबर BAC प्लस कोण ACB, ठीक है। x बराबर है ना, जब आप ऊपर वाला मान यहाँ पर जब दर्शाओगे तो x का मान आएगा 130, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए यदि L लंब है ना, तब D बराबर मान निकालें, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो ये आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो यहाँ और यहाँ का जो मान होता है ये दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, यानी कि समपूरक कोण। चलिए देख लीजिए तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें भी लिखा हुआ है कि एकांतर कोणों का योग, ये दोनों को एकांतर कोण कहते हैं है ना। एकांतर कोणों का योग संपूरक होता है ना, इसलिए जो सो ये इन दोनों को जोड़ दिया गया है यहाँ पर बराबर 180 डिग्री है ना। फिर इसके बाद जब आप हल करोगे इसको, जैसा कि आप देख पा रहे हैं है ना कि 3D और 2D यानी कि 5D हो गया, और 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 बराबर 180 डिग्री है ना। फिर ये प्लस में है 70, उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 5D बराबर हो गया कितना है ना, घट करके 110। D बराबर हो जाएगा, ये 5 गुना में है, भागा में आएगा, हम जब इसको भाग देंगे तो आएगा D बराबर 22 डिग्री। तो आंसर आ गया D का मान। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है ना कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के है ना केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार के अभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए ऐसे सारे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो आपका केंद्र बिंदु है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर कहा रहता है कि वृत्त के केंद्र से केंद्र बिंदु वो हो गया 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए ये दूरी हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 3 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गलत है, ये 5 जैसो होगा यहाँ पे है ना, और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, आपको त्रिज्या निकालने के लिए कह रहा है, यानी ये हो गया आपका त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने कह रहा है, तो आपका त्रिज्या का देखिए मान यहाँ पे, त्रिज्या का मान क्या है आपका OA है ना। तो OA का मान कैसे निकालोगे आप, चलिए देखिए यहाँ पे तो AB बराबर होता है, AB यहाँ पे क्या है A और B, ठीक है ना। AB हो गया आपका कर्ण, ठीक है ना, और ये 5 सेंटीमीटर, देखिए ये गलत है यहाँ पे, ये जैसो आपका होगा कितना बताए थे हम आपको 3 सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और O और A का मान कितना है, ये आपका लंब है, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। उसके बाद OB वृत्त की त्रिज्या आपको फाइंड करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है, तो क्या करोगे, उन दोनों का मान यहाँ पर क्या करना है, कर्ण में से आपको क्या करना है, लंब को घटा देना है, और उसके बाद घटा करके आएगा आपका 16, ठीक है ना।
तो इस प्रकार से आपका जो सो मान हो जाएगा ओ बी का कितना 4 सेंटीमीटर, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि 0.6 पे देखिए एक हल्का सा एक रेखा है ना, इसको कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 6 के ऊपर एक जो रेखा खींची हुई है ना, तो वो क्या है कि वो पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो 6 6 6 6 चलते रहेगा। ठीक है, तो देखिए हम उसको मान लेते हैं कि x बराबर 0.6 है ना, और ऊपर पर एक थोड़ा सा एक रेखा दे देंगे जहाँ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि बराबर वो 6 6 चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसलिए x बराबर 0.6 ये चलता रहेगा, है ना। तो अब दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, क्योंकि जितना के ऊपर ये पुनरावृत्ति होगी है ना, तो एक के ऊपर होगी तो 10 पे 10 करना है, 2 के ऊपर होगा तो 100 से करना है, दोनों पक्षों में गुना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ था है ना, x बराबर 0.666। ठीक है, इसके बाद ये चीज़ें चलती रहेगी। तो दोनों पक्षों में 10 से गुना कर रहे हैं, तो इधर देखिए था आपका x, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, तो 10 से गुना कर दिया, और इधर में भी जो था आपका मान, इसको भी 10 से गुना कर दिए। ठीक है, चलिए जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.666 और डॉट डॉट डॉट, ये चलते रहेगा, है ना। फिर आगे देखिए यहाँ पे आपका हल होकर के आएगा 10x, और इसको जब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 6 + 0.666 है ना, उसके बाद 10x। अब बात उठती है कि ये 6 का 6 हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है सो इतना का मान जो है सो ये x कैसे आया। ठीक है, तो देखिए मैं आपको थोड़ा ऊपर लेकर के चलता हूँ, है ना। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो मान x आया है वो ये यहाँ पर देख लीजिए कि इतना का मान क्या हम यहाँ रखे हैं x, तो बस इतना का मान हम यहाँ पर x रख लिए। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए अब फिर क्या होगा कि ये 10x है, तो x इधर आ गया, तो प्लस था माइनस में आ गया, तो 9x हुआ, और बराबर हो गया 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। इसको जब हम कटाएंगे है ना, तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया x बराबर 2/3। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं है ना कि अतः जो आपका मान दिया हुआ था इस ये जो है सो एक परिमेय संख्या का रूप कितना होगा, इतना होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए माध्य बराबर एक सूत्र होता है कि दिए गए चरमानों का योग बटे कुल चरमानों की संख्या। ठीक है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो जो भी दिया हुआ चरमान आपके सामने है उनको क्या करना है, जोड़ना है, और कुल मिलाकर के देखना है कि कितने चरमान दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और माध्य का आंसर दिया हुआ आपका 6, तो माध्य के नीचे आंसर में हम लिख दिए यहाँ पर 6, है ना। यहाँ पर माध्य का मान दिया हुआ था, आपको x का मान निकालने बोल रहा है, और दिए गए जो चरमान है वो देखिए यहाँ 3 है, 4 है, 5, 17 और x, तो सभी को हम क्या कर दिए यहाँ पर जोड़ दिए। ठीक है, और कुल मिला के कितना है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 लिख दिए। ठीक है, चलिए तो जब हम इसको जोड़ेंगे है ना, देखिए आगे जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 6 और ये तिरछा गुना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और इन सबों को आप अगर जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आएगा 29, प्लस यहाँ पे x है तो x हो जाएगा। अब फिर ये 30 और ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, तो घट गया, ये हो गया 1 और x का मान कितना आ गया 1। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में भी ये सभी प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यानपूर्वक से देखते चलिए, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। हो सकता है डिजिट का सिर्फ चेंज हो, है ना, परंतु आधार यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा है ना 510 और 92 का 900 तथा लॉसो ज्ञात करें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले जनरली आपको जैसा लॉसो निकालते हो वैसा निकाल देना है ना, और उसके बाद जो सो फिर यहाँ पे इससे थोड़ा सा आपको सहयोग मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 510 का अभाज्य गुणनखंड है ना, ये जो आपका आया है यहाँ पे उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो 2 गुने 3 गुने 4 गुने 17 और गुने 1 है ना। अब फिर 92 का गुणनखंड देखिए आपके सामने यहाँ नीचे निकला हुआ है ना, ये एलसीएम निकाल दोगे और इसके बाद जिसको यहाँ पर आपको रख देना है। ठीक है ना, अब सवाल ये उठता है कि मौसो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मौसो निकालने का यही फंडा है कि जो दोनों में मिले। ठीक है ना, जैसे देखिए 2 2 मिल रहा है तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ 2 है लेकिन ऊपर 2 नहीं है। ठीक है, 23 है लेकिन ऊपर 23 नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख दिए। अब इन दोनों को आप क्या करोगे, गुना करोगे तो कितना आएगा 2, तो मौसो बराबर कितना हो गया 2। अब लॉसो कैसे निकालते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। लॉसो का जो फंडा है वो क्या है कि देखिए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ 3 बार लिखा गया है, सॉरी यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे कितने बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है। तो आप क्या करोगे,
कि आपको देखना है कि जो संख्या दोनों में मिल रहा है परंतु किसी में वो सबसे अधिकतम बार लिखी गई है तो आपको वही लिखना है ना। जैसे यहाँ 2 एक बार लिखा हुआ है तो इसको हम नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है तो हम उसको लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो शेष जो बच रहा है आपका, अगर दोनों में ना भी मिले तो भी आपको लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए 5 नहीं मिल रहा है इसमें, है ना, सेकंड वाला में, तो फिर भी 5 लिख लिए। 17 नहीं मिल रहा है फिर भी लिख लिए, है ना। यहाँ पर देखिए 23 है, 23 ऊपर में नहीं मिल रहा है फिर भी 23 लिख लिए, ठीक है ना। और जब आप इसको गुना करोगे सबको तो आपका आएगा 23, है ना, 23,460, ठीक है। तो यह हो गया आपका लॉसो का आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से, है ना, ये देखिए 867 है और 255 का मौसो ज्ञात करें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम, है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो जहाँ बड़ा संख्या आपका क्या है, बड़ा पूर्णांक a बराबर कितना है 867, है ना, और तथा छोटा पूर्णांक b बराबर कितना है 255, ठीक। चलिए देखिए अब क्या करना है आपको, ये देखिए मौसो ज्ञात करने के लिए, है ना, पहले आप जनरली यहाँ पे क्या करोगे, है ना, साइड में ऐसे आप जब एग्जाम में जब करोगे तो यहाँ पे आपको नहीं करना है, ये तो हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। आपको पीछे जब पेपर मिलता है वहाँ पे आप इसको करोगे और आपको सीधा जो आपको क्या करना है, भाग एल्गोरिदम का जो सूत्र है ना, ये यूक्लिड विभाजन का, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये सूत्र पर आपको यहाँ पे दर्शाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर a का मान आया कितना 867 बराबर, और उसके बाद b का मान, है ना, ये 255 और गुणित 3 और प्लस r का मान यानी शेषफल कितना है ना 102। अब जब आप इसको आप भाग दोगे, देखो यहाँ पे, है ना, सबसे पहले मैं एक बात और बता दूं, देखिए ये आपका होता है a का मान, है ना, ये होता है b और ये होता है आपका q का मान, और ये जो होता है ये r का मान होता है, ठीक है। चलिए तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ये मान दर्शाते चला जाना है। और हमेशा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, ये मान देखिए यहाँ आ गया और ये मान देखिए यहाँ आ गया। कहने का मतलब है कि r जो सो b हो सकता है ना, और b जो सो a हो सकता है मान, क्योंकि जब ये आगे चलते चला जाएगा तो देखिए r क्या बन गया, ये b का मान बन गया। जैसे यहाँ b था, अब ये पहले तो r था लेकिन अब क्या हो गया, ये b का मान हो गया, तो b के जगह पर लिख दिए, है ना। और ये जो सो पहले b था और b अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया a के जगह पर, है ना। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आप इसी तरह से आप आगे हल करते रहोगे तो हल करते करते कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाएगा, और आगे बढ़ करके आपके सामने जो आएगा मान, है ना, जब तक आपका शेषफल शून्य ना हो जाए, है ना, तब तक इसको हल करते रहना। और जैसे ही शेषफल शून्य आया तो जो आपका b का जो मान होगा वही आपका क्या होगा, मौसो का आंसर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः शेषफल r बराबर, है ना, यानी कि शेषफल जो है सो 0 आ गया, इसलिए मौसो बराबर कितना हो जाएगा 51 आंसर, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हल कीजिए कि 6x प्लस 3y बराबर 6xy तथा 2x प्लस 4y बराबर 5xy, है ना। ये समीकरण 2 दिया हुआ है आपके सामने, इसको कैसे आप हल करोगे, चलिए देखिए। तो हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर है 6x प्लस 3y बराबर 6x, है ना, 6xy, ये समीकरण 1 हो गया। और ये 2x प्लस 4y बराबर 5xy, ये समीकरण 2, है ना। आपको करना क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं y किसके साथ गुना हुआ है, 4 के साथ, और यहाँ पे 3 के साथ, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा गुना कर देना है, ठीक है। ये 4 जो है सो यहाँ ये समीकरण के साथ गुना कर दोगे, है ना, और यहाँ पे ये जो 3 है ये देखिए यहाँ पे इससे गुना कर दोगे, ठीक है। उलट पुलट गुना करना है। और उसके बाद आप आगे जब गुना करोगे तो देखिए गुना करने के बाद क्या होगा, इस 4 से आपको 6 में गुना करना है तो 6 चौके 24 हो जाएगा x, है ना। फिर ये 4 से 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12y, है ना। फिर 4 से करना है 6xy में तो 6 चौके 24xy। फिर उसी प्रकार से इसको भी आप करोगे तो कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। चलिए अब देखना है क्या यहाँ पे कि इसके बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पे ये देखिए प्लस में दे रखा है ना, ये छुपा हुआ रहता है प्लस यहाँ पे निशान, तो यहाँ आपको माइनस कर देना। ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और उसके बाद ये देखिए प्लस। अब जो इसको क्या सोचना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा कि अब ये प्लस में नहीं रहा, ठीक है ना, अब ये माइनस में हो गया, ये अब प्लस में नहीं रहा, ये अब प्लस में नहीं रहा, ठीक है ना, ये सभी क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है ना। तो अब देखिए ये प्लस माइनस कट गया, है ना। अब ये 24x में से 6x चला जाएगा तो हो जाएगा 18x, है ना, और 24xy में से 15xy चला जाएगा तो हो जाएगा 9xy, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये इसके बाद जो है सो 18x और प्लस ये बटे हो जाएगा आपका 9x, ठीक है ना। तो 9 दूना हो जाएगा 18, है ना, ये 2 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, है ना।
अब क्या करना है समीकरण 1 में, है ना, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। अब समीकरण 1 कहाँ है, चलिए देखिए उसको बताते हैं। समीकरण 1 हो गया आपका ये, ठीक है, ये जो है आपका समीकरण 1 है। इसमें क्या करना है, जो y का मान आया है इस y के जगह पर आपको बैठाना है, तो बचेगा शेष क्या आपका x, तो x का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए तो देखिए वही समीकरण जो हम ऊपर बता रहे थे, यही समीकरण आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ना। जहाँ जहाँ आपका y है, y का जो मान आया था मेरा यहाँ पर देख लीजिए 2, है ना, तो y के जगह पर हम 2 लिखते चले जाएंगे, है ना, जहाँ जहाँ y है। अब इसको जब हल करोगे तो ये हो जाएगा 6x, 3 दूना हो जाएगा 6, है ना, फिर ये आपका जैसो हो जाएगा 6 दूना 12, है ना, सब गुना में है, 6 दूना 12x, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बचा, ये 12x, और इधर जो 6x था ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो इस तरह से जब घटेगा तो ये हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो गया 6/6, है ना, यानी कि x का मान आ गया कितना 1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हुआ, x बराबर 1 और y बराबर 2, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या 3x तथा दूसरी संख्या x, फिर से समझते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी 3 गुनी है, तो 3x हो गया ये, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं। अब कह रहा है कि वही दोनों संख्या का अंतर कितना दे रखा है यहाँ 26, तो बस कुछ नहीं करना है, सीधा आपको करना क्या है कि बस इन दोनों संख्या का अंतर निकाल देना है, बराबर कर देना है 26, जैसा कि आपको यहाँ पर प्रश्न में दिख रहा था, ठीक है। तो चलिए तो अब क्या होगा, ये इसको धीरे धीरे आप हल करते चले जाओगे। तो देखिए यहाँ पर ये 3x माइनस हो गया 3x माइनस x बराबर हो गया 26, तो घटेगा तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 26, x बराबर हो गया 26/2, है ना। तो 2 से जब इसको हम भाग देंगे तो आएगा 13, x बराबर कितना आ गया 13, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ क्या था, पहली संख्या 3x, जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताए थे, है ना, पहली संख्या कितना है 3x और दूसरी संख्या x, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और x का मान मेरा आया है कितना यहाँ पे 13, तो अतः पहली संख्या जो 3x था, अब यहाँ पर 3 और x के जगह पर हम 13 पुट कर दिए, यानी 13 × 3 = 39, और दूसरी संख्या x था, तो x का मान आ गया यहाँ पर कितना 13, तो 13 हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आपको अतः करके इन सभी चीज़ों को ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से, है ना, अच्छे ढंग से आपको एग्जाम में दर्शाना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्योंकि मैथ एक ऐसा विषय है कि सभी स्टेप को अच्छे से बारीकी से आपको दर्शाना होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी आंकड़े की माध्यिका, ठीक है ना, किसी आंकड़े की माध्यिका 12 एवं बहुलक 18 है, ठीक है ना, तो आंकड़े का माध्य ज्ञात करें, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न बनते कैसे हैं, चलिए उसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो आप क्या करेंगे कि पहले आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिख लेंगे कि यहाँ माध्यिका कितना है 12, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, और उसके बाद बहुलक कितना है 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18, और क्या पूछ रहा है माध्यिका, माध्य ज्ञात करें, ठीक है ना। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा वाट, ठीक है। चलिए अब इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले को थोड़ा गौर से समझिएगा, है ना। बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस जो मान आपके सामने दिया हुआ है वो उस मान को आप क्या करना है रख देना है यहाँ पर। देखिए 3 तो सूत्र में ही था, तो 3 हो गया, माध्यिका का मान कितना था 12, तो 12 रख दिया, माइनस माइनस है ना 2, और माध्य का मान बोल रहा था फाइंड करने के लिए, तो माध्य का माध्य ही रहने दिए यहाँ पर, ठीक है। जब इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा 12 या 36, और ये इधर 18 होगा, ये 2 माध्य हो जाएगा, और ये 36 प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर माइनस में 2 माध्य बचा, तो ये घटेगा तो माइनस में हो गया, है ना, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है, तो माइनस हो गया 18 बराबर हो जाएगा माइनस में 2 माध्य, है ना। तो माध्य बराबर हो जाएगा माइनस में 18 बटे माइनस में 2, तो जब इसको आप कटाओगे तो हो जाएगा 9, और माइनस माइनस खत्म हो गया, माध्य बराबर कितना आया 9, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ें समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, ये देखिए कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो है ना इतना का मान, यानी कि 1 + sin थीटा, है ना, इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, है ना, 1 - है ना इंटू 1 - cos थीटा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए कोट का जो मान है वो क्या होता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद ये सभी मान पे आपको इसका मान क्या करना है पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा सिद्ध, है ना। तो यही आपको मान निकालना है। तो चलिए देखिए यहाँ सबसे पहला नंबर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्रश्न में कि कोट का मान दिया हुआ था 7/8, तो कोट थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, ठीक है ना। अब थोड़ा ये आपको समझना पड़ेगा कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा किसे कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर भी थीटा आप दर्शाओगे, ठीक है,
उसके सामने वाले हो जाएंगे सम्मुख भुजा, और इसके साथ जो लगा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे संलग्न भुजा। और ये तो कर्ण रहता ही है, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं, ठीक है। और यदि थीटा का मान यहाँ पर है तो ये हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा और ये हो जाएगा आपका संलग्न भुजा। अगर थीटा का मान यहाँ है तो ये हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा और ये हो जाएगा संलग्न भुजा। यानी कि थीटा का मान यहाँ रहे तो सम्मुख, उसके सामने वाले सम्मुख भुजा ये हो जाएगा, और यदि थीटा का मान यहाँ रहे तो उसके सामने वाले ये संलग्न सम्मुख भुजा हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे जो एक रहेगा उसके साथ संलग्न, वो संलग्न भुजा हो जाएंगे। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेरा थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है ना, थीटा यहाँ पर है तो ये हो जाएगा सम्मुख, यानी सम्मुख हो गया ए और बी, है ना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और संलग्न हो गया आपका बी सी, तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, अब क्या करना है इसमें कि अब जो मान आपके सामने दिया हुआ है उस मान पे आपको बैठाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, है ना। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा, है ना, और उसके बाद इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पर एक सूत्र का पालन कर रहा है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो और नीचे में भी वही सूत्र का पालन करना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, इस प्रकार से कुछ दिख रहा है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना, जैसा कि आप सूत्र में पढ़े भी होंगे, है ना। चलिए, तो अब क्या करना है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ देखिए, तो क्या करना है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रह जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1, और ये प्लस में है, इधर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ था, है ना। इसका मान आ गया आपका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और अब एक चीज़ यहाँ भी हम जान रहे हैं कि चूंकि कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कितना, कोट थीटा, ठीक है। तो कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप कोट का मान देखिए आपके सामने यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है 7/8, है ना। तो बस आपको क्या करना है, कोट का जो मान दे रखा था यहाँ पर हमको लिख देना है, और स्क्वायर आया है हल करने के बाद उस जो समीकरण दे रखा था आपका, है ना। तो स्क्वायर आया तो हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, तो आपका आ गया 49/64 आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सिद्ध करें कि कोट थीटा माइनस कोस थीटा बटे कोट थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, है ना, कोसेक थीटा -1 और बटे कोसेक थीटा +1, ठीक है। तो ऐसे सारे प्रश्नों को कैसे आप हल करोगे, चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है उसको आप लिख दोगे, उसके बाद आपको चलना है LHS बराबर, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है ना, इस पर आप लेकर के चलोगे ऑटोमेटिक, जैसे आपको जब धीरे धीरे आप हल करोगे तो अंत में आपको राइट साइड वाले आ जाएंगे, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट साइड में था देखिए यहाँ हमने लिखा, उसके बाद फिर इसको अब हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, है ना। तो कोट थीटा बराबर होता है क्या, है ना। देखिए ये ऐसे सारे प्रश्न तभी आपसे हल हो पाएंगे, जब तक आपको सूत्र याद नहीं होगा तब तक हल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए सूत्र को एक बार ज़रूर देख लें, है ना, देख कर एग्जाम जाएँ देने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे सारे प्रश्नों का उत्तर तभी बन पाएगा जब आपके पास सूत्र, है ना, दिमाग में है, तभी बनेगा, नहीं तो फिर ये सब प्रश्न क्या होंगे, छूट जाएंगे। तो कोट थीटा बराबर देखिए क्या होता है, ये कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो वही देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, और कोस थीटा जैसा है वैसे लिख दिए, और कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, यहाँ लिख दिए, है ना। और कोस थीटा को यहाँ कोस थीटा ही रहने दिए हैं। आगे जब फिर हम इसको हल किए, है ना, तो ये देखिए यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, तो कोस हो गया कॉमन। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 1 बटे साइन थीटा माइनस, है ना, 1, और उसके बाद फिर यहाँ भी आपको कॉमन, यहाँ पे कॉस कॉमन है तो कॉमन ले लिए यहाँ, है ना। कोस थीटा कट गया, बचा क्या, है ना, जो बचा यहाँ पर हम लिख दिए, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर हम और जान रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो देखिए, और 1 बटे, अब यहाँ पर 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए इतना का जो मान है ना, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, इसका मान क्या होगा, कोसेक थीटा, इसी से ये उपज हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक और उसके बाद ये 1 हो जाएगा, नीचे वाला भी वही होने वाला है, ठीक है ना। और यही तो आपको बोल रहा था, है ना, ये हो गया RHS यानी राइट हैंड साइड प्रूव्ड, ठीक है। तो देखिए यही आपको बोल भी रहा था कि यहाँ पे आपको हल करने के लिए ये देखिए, है ना, कोई कोसेक थीटा -1 बटे कोसेक थीटा +1, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है ना, उसके शीर्ष लंब ज्ञात करें, ठीक है। ये देखिए आपके पास एक त्रिभुज है ना, शीर्ष लंब यानी कि AD आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ, माना कि ABC, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और AB बराबर BC, है ना, बराबर कितना है CA। समद्विबाहु किसे कहते हैं, सॉरी समद्विबाहु नहीं है, समबाहु है। समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी सभी भुजा क्या हो, समान हो, ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर
इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, यानी 2a मान है। ठीक है, जहाँ ए डी है ना, ए डी जो है ये लंब है, ये किस पर आधारित है, ये लंब जैसो बी सी पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए डी जो है ये लंब का संकेत है। ठीक है ना, देखिए ये लंब का संकेत है। ए डी जो है बी सी के ऊपर आधारित है, जो बी सी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको लिखना है कि बी डी बराबर डी सी बराबर ए, है ना। तो शीर्षलंब ए डी का मान क्या होगा, यहाँ पर वही आपको फाइंड करना है। तो आगे बढ़ते चली जाइए आप, है ना। समकोण त्रिभुज ए, है ना, ए डी बी में, है ना, ए डी बराबर, है ना, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसके बाद जो मान ऊपर दिया हुआ था सारे मान को आप पुट करते चले जाओ, और उसके बाद अंत में आपका ए डी का मान आ जाएगा 3√3a, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकल जाएगा ए, है ना। तो इस तरह से आपका शीर्षलंब का मान आ गया √3a। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि समांतर श्रेणी, ये देखिए समांतर श्रेणी का प्रश्न है। ठीक है ना, तो यदि समांतर श्रेणी 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है, तो उसका 31वां पद क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे कि T11 यानी कि 11वां, नीचे जो होता है TN, N का मतलब हुआ कौन सा पद, तो यानी 11वां पद कितना है आपके पास, 38 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर लिख दिए, तथा 16वां पद कितना है, 73, तो 31वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। चलिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले नंबर लिखोगे यहाँ पर कि अब TN बराबर, ये तो सूत्र होता है A प्लस, है ना, A प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र हो गया आपका। अब देखिए T11 का मान जो दिया हुआ था यहाँ पर, देखिए कितना दिया हुआ था, 38 दिया हुआ था, है ना, यहाँ पे 38 दिया हुआ था। तो अब क्या किए हम यहाँ पर देखिए T11 का मान बैठा दिए 38, और उसके बाद ए तो मान है ये नहीं है ना। इसके बाद n का मान तो 11 है, तो वही 11 मान बैठा दिए यहाँ पर, -1 है तो घट करके हो गया 11 10, है ना, और गुना किए d के साथ तो 10d हो गया। तो ये हो गया आपका a प्लस 10d बराबर कितना, 38। ये हो गया समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे हम, है ना, जो एक मान और दे रखा था आपका T16। ठीक है, तो इसके बाद जो सो आपका इसको भी हल करने के बाद आ जाएगा आपका a प्लस, है ना, 15d बराबर 73। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, है ना, जब हम आपको ऊपर भी समीकरण हल करने के लिए बता चुके हैं, है ना, समीकरण 1 एवं 2 से जब करेंगे तो यहाँ माइनस माइनस दे देंगे हम। अगर ऊपर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा तो माइनस देना, माइनस रहेगा तो प्लस देना है। अब देखिए ये जो सो कट गया प्लस माइनस, है ना, और उसके बाद ये सो ये घटेगा, तो ये माइनस का संख्या बड़ी हो गई 15, तो -5d हो जाएगा बराबर इधर -35, है ना, ये भी घटेगा। इस तरह से आपका d बराबर हो जाएगा -35/5। जब काटोगे तो हो जाएगा d का मान कितना, 7। ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, जब इसको आप समीकरण 1 में जब d का मान रखोगे तो a का मान आ जाएगा कितना आपका, -32। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 2 का मान निकल आया। ठीक है, एक तो d का भी मान निकल गया। d बोलते हैं किसको, है ना, पदांतर, यानी कि जो सर्वांतर होता है पदों का अंतर, उसको d बोलते हैं। a बोलते हैं प्रथम पद को। ठीक है ना, और n जो होता है वो स्थान होती है कि किम्मा स्थान के ऊपर पूछा जा रहा है, और अंतिम पद जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग Tn। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 1 में ये जो आपको बोल रहा था T31, है ना, का मान निकालने के लिए, तो 31वां पद। तो अब क्या कर रहे हैं, a का मान मेरा कितना निकल करके आया था, -32, n यहाँ पर दिया हुआ 31, तो 31 रख दिए, है ना। d का मान कितना निकल के आया, 7। जब आप इसको हल करोगे देखिए -32 का -32 हुआ, घटेगा तो 30 हो जाएगा, 7 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इसको जब आप हल करोगे तो 210 में से 32 चला गया, है ना, तो हो गया 178। तो इस तरह से आपका 31वां पद कितना आ गया निकल करके, 178। समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सिद्ध करें कि, है ना, ये देखिए दिया हुआ है कि √1 - cos a बटे 1 + cos a बराबर कोसेक, है ना, कोसेक a - कोट a। ठीक है, तो देखिए LHS बराबर, ये देखिए कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, है ना, ये आपको लेकर के चल रहे हैं हम, और उसके बाद ये आपको प्रूव कर देना है। ठीक है, चलिए तो आप राइट साइड से भी चल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, है ना। चलिए अब देखिए इसको हल करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार से ये आगे प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा, है ना। यहाँ पर हम हरों का परिमेयकरण कर दिए हैं, है ना। आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि हरों का परिमेयकरण कैसे निकलता है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए थोड़ा हम ओवरव्यू दे देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, जो हर में है, आपको पता है कि ऊपर में होता है अंश, नीचे होता है हर, है ना, अंश बटे हर, है ना। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए पहले से, ये छोटी छोटी बातें बच्चों की है। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे प्लस है ना, तो ये नीचे वाला ही मान देखिए हम यहाँ लिखे हैं। सिर्फ करना क्या होता है कि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ आपको माइनस दे देना होता है। ठीक है, और ये तो खैर यही है आपके सामने जो प्रश्न था आपके,
है ना। तो बस दोनों जगह पे ये माइनस लगेगा, बस इसको क्या करोगे आप हल कर दोगे, है ना। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें दो बार सेम रूप से लिखा गया है ना। तो देखिए, और नीचे जो है सो a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये बैठ गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। जब इसको आप हल करोगे आगे तो कुछ इस प्रकार से चलता बनेगा, है ना। ये देखिए आगे आया, इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा आपका, है ना। इसका ये देखिए इसका वर्गमूल निकला तो ये हो गया 1 माइनस कोस ए अब बटे, और ये जो मान है ये इसका हो जाएगा आपका साइन ए, ठीक है। चलिए आगे जो है सो आपका ये हल हो करके होगा, इसको आप दो बार लिख सकते हो, है ना। ये देखिए 1 बटे साइन ए और कोस ए बटे साइन ए, ठीक है। अब इतना का मान हो जाएगा आपका कोसेक ए और इतना का मान हो जाएगा आपका कोट ए, ठीक है। चलिए तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये देखिए कि 4x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए बिल्कुल साधारण है ये प्रश्न, 4x स्क्वायर बराबर ये माइनस है तो उधर हो गया प्लस, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 बटे 4, है ना, और x बराबर हो जाएगा आपका प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा और ये रूट अंडर में आ गया, है ना। अब 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और x ये 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, है ना। तो इस प्रकार से x का मान 2 आया, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इसका कहने का मतलब है एक प्लस बार एक माइनस में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। ये देखिए प्रश्न आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये 5 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, 5 अंकीय प्रश्न। चलिए तो देख लीजिए, कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, वह 1/4 हो जाती है ना। जब हर में 8 जोड़ा जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। फिर से एक बार प्रश्न लेते हैं कि एक भिन्न, है ना, एक भिन्न है ना, 1/3 हो जाती है तब होती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है तब होती है जब उसमें हरों में क्या की जाती है, 8 जोड़ी जाती है, ठीक है। प्रश्न समझ में आ चुका होगा। चलिए तो जैसा प्रश्न कहता है वैसा हम हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि माना कि अंश कितना x और हर कितना y, इस प्रकार से भिन्न क्या हो जाएंगे x/y, ऊपर वाले हो गए अंश, नीचे वाले हो गए हर। ये चीज़ें आपको पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसी के आधार पर आपके सामने जो प्रश्न दिया हुआ है ना, पहले कह रहा था कि भिन्न 1/3 तब होता है जब अंश में क्या करते हैं, एक घटाते हैं, है ना, और 1/4 तब होता है जब हर में 8 जोड़ते हैं। बस आपको बस वही करना है ना। यहाँ पर देखिए हम क्या किए, अंश में एक घटा दिए, है ना, और y यानी कि जो मेरा हर था, ये सॉरी अंश में एक घटा दिए और मेरा जो हर था वो जैसे है वैसे रहने दिए, तो कितना हो जाता है 1/3। आगे जब इसको हल किए ये तिरछा गुना हो जाएगा, ठीक है ना, ये तिरछा गुना हो जाएगा। आइए तो इसको हल करने के बाद आ गया मेरा समीकरण, है ना, 3x - y बराबर 3, ये समीकरण 1 हो गया। चलिए उसी प्रकार से दूसरे स्टेप में कह रहा था कि हर में क्या करना है, हमको 8 जोड़ देना है, तो 1/4 हो जाता है। फिर इसको आप तिरछा गुना कर दो, है ना। आगे होने के बाद ये प्रोसेस बढ़ते चला जाएगा और उसके बाद जो आपका समीकरण ये आ गया 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है ना। यहाँ पर ये आपका देखिए प्लस था तो यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ माइनस दिया हुआ ऑलरेडी तो यहाँ हो गया प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ हो गया माइनस। अब देखिए ये दोनों कट गया, है ना, तो ये 4x में से 3x चला जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका माइनस में x और ये माइनस में 5, तो माइनस माइनस कट गया, x बराबर आ गया 5, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में x का मान बैठाने पर, है ना, रखने पर, तो समीकरण 1 जो ऊपर में आपका लिखा हुआ वो समीकरण 1 पे क्या करोगे आप, x का मान बैठा दोगे, y का मान आ गया कितना 12, है ना। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अतः भिन्न, है ना, बराबर x/y, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि x का मान आया मेरा 5 तो 5 लिखेंगे और y का मान आया 12 तो 12, तो भिन्न हो गया 5/12, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं कुछ और भी प्रश्नों पे, है ना, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस से है कि एक पतंग, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान से आप देखते चलिएगा कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है, ठीक है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है ना, कि tan थीटा बराबर 5/8, तो पतंग की ऊंचाई निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रश्न को पढ़ करके और ये चित्र बना लेना है, ठीक है, जैसा कहता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार ये चित्र हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं एक बात बता दूँ कि पतंग की और धरती पर एक बिंदु, है ना, और यहाँ पतंग की ऊंचाई बोला है, तो ऊंचाई यानी कि ये मान निकालना है। पतंग यहाँ पे उड़ रहा है ना, ये हो गया आपका डोरी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नीचे, है ना, जिस तरह से आपका चित्र है उसी प्रकार से आप यहाँ पर दर्शाओगे कि यहाँ पतंग की डोरी की लंबाई AC बराबर 90 मीटर, है ना। AC यानी कि ये वाला देखिए ये हो गया 90 मीटर, है ना, AC। और आगे लिखा हुआ है कि जहाँ, है ना,
कोण ए बी सी 90 डिग्री, है ना, ए बी सी 90 डिग्री पता है आपको, यहाँ पर लंब यानी कि यहाँ 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। और तथा कोण ए सी बी थीटा, है ना, ए सी यहाँ पर देखिए थीटा है, और टेन थीटा बराबर 15/8। ये तो आपको प्रश्न में ही दे रखा है, देख लीजिए, है ना, ये देखिए प्रश्न में ही दे रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर वाट, यानी कि ये जो है पतंग की ऊंचाई ये आपको निकालना है, ठीक है ना, ये वाट, चलिए ये वाट, ठीक है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं प्रश्न से। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में, यानी वो जो आपके सामने ऊपर जो बना हुआ था समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ये ए बी बटे ए सी, यानी कि साइन का जो मान है ये देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पे साइन का मान लेकर के चलेंगे, हो जाएगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, है ना। तो सम्मुख भुजा है ए बी और कर्ण है आपका ए सी, तो वही देखिए यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए बी बटे ए सी, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है। तो सम्मुख ए बी का मान तो नहीं पता है और ए सी का मान पता है, तो यहाँ बैठा दिए हम, समीकरण 1 कर दिए, है ना। फिर जो सो आपके सामने जो दिया हुआ था, है ना, बुक में, ये आपका प्रश्न में जो दिया हुआ था टेन थीटा का मान, तो होता है टेन थीटा का मान होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा जो 15/18 दिया हुआ था, ठीक है ना। अब क्या करना है ये देखिए, तो ए सी बराबर आपको ये, है ना, ए सी आपके सामने यहाँ जो कर्ण था, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो 15 और 8 मान था वहाँ पर दिया हुआ, है ना, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर, है ना, ए बी का मान ये देखिए, ए बी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ 15 और बी सी का मान 8, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसका मान बैठा दो यहाँ पर, तो आपको ये सामने ए सी का मान आ जाएगा। और जब ए सी का मान आ गया तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर, है ना, इस अनुसार से ए बी बराबर आ गया 15 और ए सी बराबर आ गया 17। अभी जैसे 17 निकल करके आया था, यह समीकरण हो गया 2। अब समीकरण 1 जो यहाँ पर आपके सामने है, समीकरण 1 ये भी साइन थीटा बराबर हो गया इतना, है ना। और यहाँ पर भी देखिए समीकरण 2 में भी देखिए यहाँ पर मेरा साइन थीटा बराबर आया इतना। अब दोनों को आप बराबर कर दो, है ना, समीकरण 1 व 2 से, है ना, ए बी का मान आ जाएगा आपका, है ना। जब इसको आप इसको हल करोगे तो ये इस प्रकार से आएगा, है ना, ये 79.41, है ना, 41, ठीक है ना। चलिए तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर इतना, है ना, आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक मीनार आधार और एक समतल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए, है ना, ये देखिए सरल रेखा, है ना, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर ऐसा कुछ कह रहा है। चलिए तो देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ हो गया 4 मीटर और पूरा हो गया 9 मीटर, ठीक है। तो जैसा चित्र में कह रहा है वैसा यहाँ पे आपके सामने समझाया गया है कि मीटर के, है ना, मीनार के आधार के बिंदु बी से सी तक की दूरी 4 मीटर है तथा बिंदु बी से डी की दूरी 9 मीटर है, जहाँ कोण ए सी बी बराबर 90 माइनस थीटा, है ना, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, तथा कोण ए डी बी बराबर थीटा, है ना। यानी कि जो मेरे ऊपर में जो चित्र बना हुआ था उसी तरह से यहाँ बताया गया। तो मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर हुआ, ठीक है। आगे चलेंगे कि प्रश्न से समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन सी बराबर ए बी बटे बी सी, है ना, टेन हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बटे 4, है ना। तो इसका वैल्यू होता है कितना, कोट थीटा, ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, ठीक है। इसके बाद ए बी बटे 4, ठीक है। आगे देखिए, आगे हो जाएगा टेन थीटा बराबर 4 बटे ए बी, ये समीकरण 1। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, इसको भी जब आप हल करोगे तो ये भी टेन थीटा बराबर इतना आएगा। और यहाँ पर भी देखिए टेन थीटा यहाँ पर भी आ गया इतना और यहाँ पर भी आ गया इतना। तो अब ये दोनों को मान को क्या करोगे आप, बराबर कर दोगे, है ना, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। तो ये दोनों बराबर करने के बाद जब आप इसको हल करोगे तो हल होने के बाद ये आएगा ए बी बराबर 6। तो हम कह सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर, आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना दिया हुआ है 100 पाई, है ना, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन मीटर, है ना, घन सेमी है, और ऊंचाई 12 सेमी है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालें, ठीक है। तो यहाँ लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ देखिए, है ना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब तथा ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 8, ठीक है। चलिए तो जो चीज़ें पहले लिखा हुआ है पहले आपको उन सभी चीज़ों को पहले बारीकी से आपको लिख देना है, उसके बाद लिखना है प्रश्न से, है ना।
उसके बाद आपको सूत्र बैठाना है, ठीक है ना। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो जो मान आपके सामने ऊपर रखा हुआ था वो मान बैठा दो आप, है ना। इसके बाद हल करना है, हल करने के बाद आर स्क्वायर का जो मान आएगा, है ना, फिर आर स्क्वायर खत्म करोगे तो रूट चढ़ेगा, तो आर का मान कितना आ गया, यानी त्रिज्या आ गया 5 सेंटीमीटर, है ना। इसके बाद जो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर, है ना, होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो एच का मान दिया हुआ था 12, तो 12 बैठा दिया, और आर का मान अभी मेरा आया है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 12 गुने 12 कितना होता है 144, और 5 गुने 5 होता है 25, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 169, और इसका वर्गमूल आता है 13, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये व्यास हो गया, और आधा दूर पर से क्या होता है, त्रिज्या होती है। एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना, सबसे जो बड़ी जीवा होती है उसे व्यास कहते हैं, ठीक है। और जीवा किसे कहते हैं, देखिए ये जो हम इस तरह से जो खींच रहे हैं इसको जीवा कहते हैं, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो बीच में होगी वही तो सबसे बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपके ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न बनता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ गोले का व्यास, है ना, कितना हुआ है, दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या r बराबर d/2, ठीक है। तो इस प्रकार से डी, ये आपका r का मान कितना आया 7 सेंटीमीटर। चलिए आगे है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये सब प्रश्न तभी बन पाएगा जब आपके पास सूत्र का नॉलेज है। सूत्र यदि याद नहीं है तो नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो सूत्र को कृपया करके ध्यानपूर्वक से देख के जाइए, पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, ठीक है ना, तभी ये सभी प्रश्न आपके बनेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 का 4 हो गया, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान आया था मेरा 7, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 7 गुणित 7, 7 7 कट गया, है ना। इसके बाद आप 4, 22 और 7 को गुना कर दो, गुना करने के बाद जैसे 22 और 4 को गुना किया था 88 आया, और 7 का 7 जब दोनों को गुना करेंगे तो होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पासा से संबंधित है, यानी कि आपका प्रायिकता से, है ना, कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ ई के अनुकूल परिणामों की घटना विषम संख्या, देखिए पासा में कितना घटना होता है जब आप पासा को, यानी कि जो लूडो जो खेलते हो, है ना, ये जो पासा होती है आपके सामने, इस प्रकार से 6 सतहें होती है, किसी में 1 लिखा हुआ होता है, किसी में 2 लिखा हुआ होता है, किसी में 3 लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ नहीं होता बट उस पर बिंदा बिंदा दिया हुआ रहता है ना, 3 बिंदा दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यदि आप सोचो तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाए, है ना, तो विषम संख्या प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगे, है ना। तो यानी कि 1 हो जाएगा विषम संख्या, 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो विषम संख्या की घटना कितनी निकली, 5, है ना, ये 3 बार निकला, है ना। तो देखिए यहाँ पर वही तो लिखे हैं कि 1 3 और 5, यानी कुल मिला के कितना घटना, 3 घटना। सम संख्या बोलता तो होता 2 4 और 6, है ना, यानी ये भी होता है आपका कितना, 3 घटना, ठीक है। तो विषम संख्या पूछ रहा है तो विषम संख्या यहाँ पे लिख दिए, है ना। फिर आगे कहता है कि जबकि संभव परिणामों की कुल घटना, है ना, NS बराबर, और इसको NE से दर्शाना है, तो कुल घटना कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के 6 घटना। अब देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या होता है ना। अब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता P बराबर, है ना, क्या होता है, NE/NS, यानी इसका सूत्र होता है ना, प्रायिकता का, कि E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसका कोड भाषा से हम यहाँ पर NE दे दिए थे और यहाँ NS दे दिए थे, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दिए NE/NS, ठीक है ना। तो अब देखिए NE का मान आपके एग्जाम में जब आप दोगे तो यहाँ शॉर्ट मत लिखना, यहाँ पे आप इसी चीज़ को लिख देना, है ना। ये थोड़ा सा, है ना, मेहनत करना होगा, है ना, तब शायद नंबर अच्छा आए, नहीं तो अगर कट जाएगा तो दिक्कत है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और संभव परिणामों की कुल संख्या, ऐसा आप लिख दोगे, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मेरा NE का मान आया था 3 और NS का मान आया था कुल घटना कितना, 6, तो 3 1 3 और 3 2 6, यानी 1/2 आंसर हो गया आपका। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि संख्या बराबर x, ठीक है ना। और प्रश्न से तो अब देखिए यहाँ पर संख्या जो है, यहाँ पे जो हम x माने हैं, तो कह रहा है संख्या में यहाँ पर किसी संख्या का व्युत्क्रम का योग इतना है, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो संख्या हम माने हैं x,
तो एक तो x हो गया और उसका व्युत्क्रम यानी कि इसको जब उल्टाएंगे तो हो जाएगा 1/x। इन दोनों का योग कितना है 10/3, तो 10/3 दे दिए, है ना। अब बस कुछ नहीं करना, इसको हल करना है। हल करेंगे तो ये देखिए ये भिन्न का जोड़ भी बना सकते हैं आप इसको यहाँ पे, या तो आप इसको तिरछा गुना कर दीजिए x² + 1/x, है ना, या तो फिर आप भिन्न का जोड़ बना दीजिए। यहाँ पर नहीं है तो कुछ तो एक मान लीजिए, भिन्न का जोड़ जैसा आप करोगे तो भी यही आने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आप हल करते चलिए। हल करने के बाद जो सो आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, है ना। x का मान आएगा यहाँ पर 1/3 और एक आएगा 3, है ना। इसके बाद जो है सो आपका अतः x बराबर कितना हो गया 1/3, है ना, और एक होगा आपका 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं ये प्रश्न कि दिए गए बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना। जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना है बिल्कुल उन्हीं सारी प्रश्नों को, है ना, मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो में बताई गई है, ठीक है। तो देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर तो ये आपका प्रश्न रहा, है ना। आप क्या करोगे, प्रश्न को देखकर एक बार आप खुद से यहाँ पर ऐसा अंतराल बना लेना है आपको कॉलम कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, ठीक है। वर्ग अंतराल में दिया हुआ था आपके सामने यहाँ पर 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, और ये दिया हुआ है आपका विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर ये वर्ग अंतराल में मैंने लिखा और ये बारंबारता में भी मैंने लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला मान 7 है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला मान कितना है 7 है ना। ये सर्वाधिक बारंबारता वाला मान कितना है, सर्वाधिक बारंबारता देखिए यहाँ पर कितना है, ये 7 है ना, सॉरी यहाँ पे हम ये देखिए सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है 7, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला मान कितना है 7 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितने हैं 40 से 55, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, 40 से 55 इसके संगत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 40 से 55 होगा, ठीक है। तो अब लिखना है यहाँ l बराबर 40, है ना, l बराबर 40 यानी इसकी जो न्यूनतम सीमा होती है उसको हम लोग 40 बोलेंगे, है ना। f0 यानी कि 7, ठीक है, जो सबसे बड़ी बारंबारता थी, और उसके बाद जो सो यहाँ पे f-1 और f1 इसका मान क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर f-1, ये देखिए -1 हो गया ऊपर वाले, है ना, और एक है आपके सामने 6 लिखा हुआ, है ना। तो ये नीचे वाले हो गए जो आपका बारंबारता जो होता है ना, ये देखिए इसको हम लोग, है ना, इसको बोल देंगे हम f-1 और इसको बोलेंगे f1, ठीक है। ये जो बारंबारता आपके सामने ये जो सर्वाधिक था ऊपर वाले f-1 का मान होता है ना, और नीचे वाले जो है सो जस्ट उसके नीचे f1 का मान होता है, ठीक है। चलिए उसी मान को यहाँ पर लिखा गया, और l का मतलब होता है ये, सॉरी ये जो i है यहाँ पर 15 दिया हुआ, ये क्या है दिया हुआ कि ये जो आपके सामने जो वर्ग अंतराल है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, देखिए सभी के बीच में 15-15 का अंतराल चल रहा है ना, तो वही है आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। बस अब क्या करना है, बहुलक का सूत्र आपको याद होना चाहिए जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। l प्लस, है ना, f0 माइनस f-1/2 f0 माइनस f-1 माइनस f1 इंटू आई। बस इन सभी मानों को आप बैठा दो और हल कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, है ना। बस यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ मान को भर देना है ना, और उसके बाद हल करते चले जाना है, और हल करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 52, ठीक है। तो बहुलक बराबर 52 आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ना, कि सिद्ध करें कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक थोड़ी दूसरी स्टाइल में मैं बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना, और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, 2 अंकीय प्रश्न है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। उस ट्रिक का अप्लाई करके आपको प्रश्न छोड़ना नहीं, आपको ये प्रश्न एग्जाम में बना ही देना है। कैसे बनाओगे ये देखिए कि माना कि √7, है ना, √7 एक परिमेय संख्या है, हालांकि ये तो है अपरिमेय ही, लेकिन इसको मान लेना है थोड़ा, है ना, उसका उल्टा यानी कि परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जानते हो, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो जब इसे परिमेय संख्या मान ही लिए हो तो आपको क्या करना है, इसको p/q के बराबर कर देना है ना। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ लिख देना है जहाँ की p/q बराबर r, यानी कि p/q को आप r भी लिख सकते हो, ऐसा आपको थोड़ा सा यहाँ पे दर्शा देना है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ √7 बराबर p/q का आप यहाँ पर r मान लिए हो तो हो जाएगा आपका r बराबर √7, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा नीचे कुछ शब्द सिर्फ लिखना है कि जहाँ p और q धन पूर्णांक है, जहाँ,
है ना, एवं पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, यदि आर एक परिमेय संख्या है, यानी ये जो सो परिमेय संख्या है, तब जो सो क्या होगा, √7 भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। लेकिन √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। जैसा कि आप जान रहे हैं कि √7 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए, है ना, इसलिए क्या होगा इसलिए यहाँ पे आर देना है, इसलिए आर भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। फिर आगे लिखना है आपको कि क्योंकि √7 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, यानी कि जो आप यहाँ पर मान रहे थे, है ना, यहाँ पे ऊपर में कि माना कि √7 एक परिमेय संख्या है, ये अब क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए ये वही प्रश्न है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है मान, है ना, कि सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको मान लेना है कि माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है ना। यदि ये परिमेय संख्या होगी तो ये p/q के रूप में बराबर होगी, है ना। तो √2 यहीं रह गया और ये जो सो तिरछा गुना हो गया तो हो गया p/3q, है ना। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि जहाँ, है ना, ये देखिए, जहाँ p और q, है ना, एक धन पूर्णांक है एवं पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यदि p/3q एक परिमेय संख्या है तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, है ना। यदि ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। फिर देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन, है ना, लेकिन √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए p/3q भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 3√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं बल्कि परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार है ना। मैं 3 प्रकार से बता रहा हूँ, ये देखिए कुछ अगर ये ऐसा दे रखे मान आपको, है ना, बनाना उसी प्रोसेस में है। माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये ये जो 4 है, 4 यहाँ रह गया, है ना, और p/q प्लस में था, इधर माइनस में आ गया, और ये माइनस में था √5, तो इसको इधर कर दिए बराबर से, है ना। तो ये हो गया आपका प्लस में √5। अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको वही भाषा का प्रयोग करना है कि जहाँ p और q एक धन पूर्णांक है एवं p q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यदि 4 माइनस, है ना, ये वाला जो यहाँ पर था आपका, पहले एक बार इसको लिखेंगे फिर एक बार इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए यदि 4 माइनस, है ना, p/q एक परिमेय संख्या है तब √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन √5 एक परिमेय संख्या नहीं, इसलिए जैसे इतना भी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि 4 - √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि अनुपात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 की तुलना कर, है ना, ज्ञात कीजिए कि दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत, ठीक है। चलिए आपके सामने देखिए यहाँ पर 2 समीकरण दे रखा है ना। सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे a1 = 2, b1 = 3 और c1 = 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a1 इसको मानेंगे, b1 इसको मानेंगे, c1 इसको मानेंगे, फिर यहाँ पे a2 इसको मानेंगे, b2 इसको मानेंगे और c2 इसको मानेंगे, ठीक है, जो गुणज है यहाँ पे दिया हुआ। तो यहाँ सारे मान हमने यहाँ पर लिखा। अब क्या करना है आपको, बस आपको इस फार्मूले पे बैठा देना है ना, जो यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए मैंने इन सभी मानों को क्या किया, यहाँ पर बैठा दिया, है ना। देखिए 2a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 यानी कि -3/-6 और c1/c2, ठीक है। जब आप इसको हल करोगे तो 1/2 आया, 1/2 यहाँ भी आ गया और यहाँ है 8/9, यानी जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 और ये भी 1/2 और ये तो बराबर नहीं होगा, है ना, बस ये दोनों ही बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है ना, क्योंकि a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्विघात समीकरण, है ना, √3x² + 8x + 4 √3 = 0 के मूलों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए ये प्रश्न हम देखते हैं कि यहाँ, है ना, द्विघात समीकरण, ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है, ये इतना है ना, जहाँ a बराबर हम देखेंगे x² का गुणांक होता है a बराबर, x का गुणांक होता है b बराबर, और ये जो आपका अचर पद जो है ये आपका हो गया c, ठीक है।
तो अब लिखेंगे नीचे हम फिर ये देखिए कि अब द्विघात समीकरण के लिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस तो सूत्र में लगा हुआ है तो माइनस लगा दिए, और ए बी का मान है यहाँ पर 8 तो 8 रख दिए, ए का मान है √3 तो √3 है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या बना, मूलों का योगफल में -8 बटे √3। और द्विघात समीकरण के लिए मूलों का गुणनफल है ना क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि उसका सूत्र होता है सी बटे ए, है ना। तो सी का मान है 4 √3 बटे, और ए का मान है √3 और √3 कट गया तो कितना आया 4, है ना। चलिए तो ये भी समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का विभक्त करें, यानी कि विवेचक ज्ञात कीजिए, ठीक है, और फिर मूलों की प्रकृति भी बताइए। तो देखिए यहाँ द्विघात समीकरण दिया हुआ था इतना, ठीक है, जहाँ a = 5, b = -8 और c = 3, है ना। ये x² का गुणांक हो गया a का मान, और x का गुणांक है यहाँ पर -8 तो -8 लिखे हैं यहाँ b का मान, और अचर पद हो गया या आपका c का मान, ठीक है। चलिए अब आपके सामने सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि विविक्तर, देखिए इसको विविक्तकर भी बोलते हैं, विवेचक भी बोलते हैं, इसको हम लोग डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र होता है b² - 4ac। ये सभी मान को हम यहाँ इसके माध्यम से बैठा दिए, है ना। उसके बाद हल करोगे आएगा 4। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, है ना, कि अतः मूलों की जो प्रकृति है वो वास्तविक और असमान है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपके समांतर श्रेणी का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ प्रथम 1000 धन पूर्णांक क्रमशः 1 + 2 + 3 + 4 + इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते 1000 तक जाएगा, ठीक है। देख लीजिए तो इसका योगफल कैसे ज्ञात करोगे। तो यहाँ प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1, है ना, और पदांतर यानी इसको सर्वांतर के भी नाम से जानते हैं, जिसको कि डी से हम लोग दर्शाते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा, ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, घटाने के बाद आ गया 1, और n का मान हो गया यानी कि कितना 1000 टोटल संख्या है, तो n का मान हो गया 1000, है ना। तथा अंतिम पद ये जो tn है ना, ये कितना है आपका 1000 है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, L जो होता है ना, L को ही हम लोग TN भी बोलते हैं ना, ये दोनों का मतलब एक ही है। जो अंतिम पद है ना उसी को हम लोग L भी बोलते हैं और TN भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर और है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग SN बराबर, उसको SN से, योग को SN से दर्शाते हैं, बराबर व्हाट। अब बनाएंगे कैसे, चलिए तो आपके प्रश्न से, है ना। फिर देखिए SN बराबर सूत्र होता है n/2, है ना, इंटू 2a + n-1, है ना, इंटू d, ठीक है। अब क्या करोगे, जो ऊपर आपका सारा मान दिया हुआ था इन सभी मान को, है ना, देखिए यहाँ पर आपके सामने सभी चीज़ मान यहाँ पर दिया हुआ है। a बराबर है 1, d बराबर है आपका कितना 1, और n का मान कितना 1000, है ना, और tn का मान कितना अंतिम पद 1000। सभी मान को यहाँ पर आप क्या करना है, बस ये दिए गए सूत्र में जो है आपका सभी मान को बैठाते चलिए आप, है ना। उसके बाद जब आप हल करोगे, हल करने के बाद आएगा आपको, है ना, ये 500, ठीक है। चलिए तो देखिए अब चलते हैं। अब इसकी दूसरी विधि और है एक बनाने का। यदि आपका अंतिम पद दिया हुआ है तो SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस, है ना, l, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया अभी ऊपर में। चलिए तो क्या करना, अब यहाँ पर n का मान 1000 है तो 1000 लिखेंगे, 2 है तो 2, और a का मान 1 है, और l मतलब होता है l बराबर tn ही हुआ, है ना, अंतिम पद तो 1000 है। अब जब इसको हल करोगे तो भी आ जाएगा। ये दूसरी विधि से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है, तो त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका त्रिज्यखंड हो गया, तो यहाँ त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर तथा चाप केंद्र पर बना कोण कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ, ठीक है। प्रश्न से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, है ना, θ/360 πr² होता है ना। थीटा का मान है 60 डिग्री, 360 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या का मान था 6, 6 × 6 हो गया। इसको जब हम हल करेंगे, हल करने के बाद आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक साइकिल 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ साइकिल द्वारा 5000 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाया, तो पहले आप एक चक्कर का निकाल लो, क्योंकि एक चक्कर निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको आप क्या करो, किलोमीटर को मीटर में बनाने के लिए 1000 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 11000 मीटर। अब 11000 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 से गुना करोगे, है ना, तो हो जाएगा आपका कितना, ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 11 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहिए का व्यास बराबर हुआ, ठीक है। प्रश्न से पहिए की परिधि बराबर हो जाएगा साइकिल द्वारा
तय की गई कुल दूरी। अब देखिए साइकिल द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या आ गया, ये आ गया आपका, है ना। और कुल चक्कर कितना लगाया था, 5000। तो इस प्रकार से आपका परिधि निकल करके आ जाएगा, है ना, कितना, देखिए यहाँ पर आ गया 220, ठीक है। चलिए अब हम निकाल देंगे इसका व्यास। कैसे निकलेगा, तो पहले निकाल दो परिधि इसका, पहिए की परिधि बराबर होता है सूत्र 2πr। परिधि का मान आया था अभी कितना, 220। इसके बाद हम r का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 35 आ गया। तो अतः पहिए का व्यास बराबर हो जाएगा r गुने 2, है ना, क्योंकि ये होता है त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, अपना है 35, 35 गुने 2 यानी कि 70। तो अतः हम लिख सकते हैं कि अतः पहिए का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चलिए ये देखिए। अगला प्रश्न है कि एक खिलौना, है ना, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आधार का है, ठीक है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर आरोपित है, ठीक है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक खिलौना बना हुआ है, ये देखिए, है ना। पहले तो आप प्रश्न को पढ़ करके आप क्या करोगे, ये एक चित्र बना लोगे। ये खिलौना बना हुआ है, ये शंकु है ना। तो यह हो गया आपका अर्धगोला और ये हो गया शंकु, ठीक है। तो जो मान आपका सामने जो प्रश्न में था दिया हुआ, उन सभी प्रश्नों में दिए गए मान को आप यहाँ क्या करोगे, दर्शाओगे और पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर, जबकि शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तथा अर्धगोले की त्रिज्या भी वही हो जाएगी, है ना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर भाग प्रश्न से, है ना, शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगा आपका क्या, खिलौने की ऊंचाई माइनस अर्धगोले की ऊंचाई। देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए शंकु की ऊंचाई, है ना, ये खिलौने की ऊंचाई टोटल में से क्या करना है हमको, ये अर्धगोले की जो त्रिज्या है ना उसको क्या करना है, घटा देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ये टोटल में से हम अगर इतना घटा दें, है ना, ये घटा दें, तो जो शेष ऊपर जो बचेगा वो शंकु की त्रिज्या ही बचेगी, ये ऊंचाई बचेगी, ठीक है। तो अब सब मान बैठाने के बाद आ जाएगा आपका शंकु की ऊंचाई कितना, 12 सेंटीमीटर। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ेंगे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाएगा h² + r², है ना। तो h का मान है 12 और r का मान है 3.5। तो हो जाएगा ये आगे हल करके कितना, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आ गया आपका किसका मान, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान। तो अब निकाल दो आप, है ना, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपका सूत्र रहा, है ना, πrl + 2πr²। ये सभी मान, अब यहाँ पे पाई और r कॉमन है तो यहाँ कॉमन ले लिए, आगे नेक्स्ट बढ़ते चल जाएंगे और फिर इसको हल करते चले जाएंगे। तो आंसर आपका आएगा कितना, 214.5 सेंटीमीटर। तो अतः खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दी गई आंकड़ों का माध्य 18 है तो अज्ञात बारंबारता ज्ञात करें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर अज्ञात बारंबारता है यहाँ पे, है ना, बारंबारता में एक मान छुपा दिया है ना, और माध्य का मान दे रखा है 18। चलिए अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ये देखिए। सबसे पहले तो आप एक कॉलम बना लोगे, ठीक है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह और बारंबारता, और यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ x × f। पहले आप क्या करोगे कि वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ आपके प्रश्नों में उसको पहले आप लिख दोगे, है ना। और वर्ग चिन्ह देखिए कैसे आपका बनता है, पहले ये दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ने के बाद क्या करें, 2 से भाग दे दें, है ना। तो 11 और आपका 13 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 23 24, 24 हो गया। 2 से भाग दे दोगे तो आ जाएगा कितना, 12। तो इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, तो ये आपका वर्ग चिन्ह आ जाएगा, है ना। अब इसको x मान लेना और बारंबारता को f मान लेना और यहाँ लिखना है x × f, है ना। बस x और f का मान को आपको क्या करना है, गुना करते जाना है। यहाँ लिखना, देखिए 12 × 7 = 84, है ना। 14 को और 6 को गुना करोगे 84 आएगा, 16 और 9 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 144। तो ठीक इसी प्रकार से आपको गुना करते जाना है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि 20 और f को गुना करोगे तो हो जाएगा कितना, 20f, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो बारंबारता था इसका मान जोड़ देना है ना। और जो f यहाँ आपके सामने जो ऊपर लिखा हुआ था, ये देखिए, है ना, ये जो f लिखा हुआ था यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो f लिखा हुआ था, है ना। तो ये क्या करेंगे आप, यहाँ पे हम सारे मान को जोड़ करके +f कर देंगे और यहाँ पर जो 20f आया है सभी मान को जोड़ करके हम +20f कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक सूत्र होता है ना, माध्य का। ये देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। तो माध्य का मान कितना दिया हुआ था, 18 भर दिए, और सिग्मा fx, ये देखिए यहाँ पर fx का मान यहाँ पर दिया हुआ है तो यहाँ मान रख दिए, और सिग्मा f का मान कितना है, ये देखिए 44 + f, ठीक है। तो यहाँ रख दिए। अब इसको हल करना है। हल करने के बाद कुछ इस प्रकार से आगे, है ना, हल होने के बाद ये कुछ मान आएगा f का, ठीक है।
तो देखिए आपका एफ का मान जो छुपी हुई बारंबारता थी, अज्ञात बारंबारता, तो वो कितना आ गया आपका 20। तो हम लिख सकते हैं कि अतः अज्ञात बारंबारता बराबर कितना 20 आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है माध्य। ठीक है, मैंने बहुलक भी पढ़ा, माध्य भी पढ़ा, एक ले लेते हैं प्रश्न माध्यक से। ठीक है, कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक कितना है, 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर दो मान छुपा दिया आपका। ठीक है, बारंबारता में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर सारणी बना लोगे, है ना। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ था मान, और संचयी बारंबारता यहाँ पे क्या होती है, चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। अब क्या करना है, ये दोनों को जोड़ना है, लिख देना है। फिर इस दोनों को जोड़ना है, तो देखिए 21 और 4 हो गया कितना 25, है ना, तो यहाँ लिख देना है। ठीक है, बस संचयी बारंबारता क्या होती है कि जो पहले मान है उसको लिख दीजिए, फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, है ना, फिर इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए, फिर इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिख दीजिए, है ना। इसी तरह से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या करना है, सभी मान को जोड़ करके और यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ n/2 बराबर, है ना, जो n का जो मान आया था n/2 बराबर, और n का मान देखिए आपका यहाँ पर दे रखा था। ठीक है, ये देखिए कुल योग देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 60। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ n/2 बराबर 60/2 बराबर हो गया कितना 30। 30 से बड़ी संचयी बारंबारता हो गया कितना 25 + x। ठीक है, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30। ठीक है, ये देख लीजिए 25 + x, है ना। तो देखिए 25 + x हुआ यहाँ पे, इसका संगत बारंबारता कितना है 20 से 30। ठीक है, तो 20 से 30 है, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर हो गया 20 से 30। ठीक है ना। अब n/2 बराबर हो गया 30, है ना, जैसा कि आप ऊपर देख भी रहे थे, है ना। n/2 का मान कितना आ गया, यहाँ पर देखिए n/2 का वैल्यू आया 30, तो 30 लिख दिए, है ना। f बराबर हो गया कितना 4 + x, है ना, तो f का मान यहाँ पर आ गया 4 + x। तो देखिए 4 + x ये हुआ आपका 4 + x, ये देखिए यहाँ पर 4 + x, ये रहा आपका किसका मान, f का मान, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और ये बड़ी f और ये छोटी f। ठीक है, दोनों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे। ये x हो गया, ये छोटी f का मान कितना 21, और l का मान है आपका कितना 20, है ना। 20 कहते हैं इसका जो न्यूनतम सीमा होती है, और i हो गया जितना डिफरेंस चल रहा है, ये देखिए, है ना। ये जो आपका इन दोनों के बीच में जो अंतराल जो है ना, 10-10 का अंतराल है, वही हम लिखे हैं। और उसके बाद फिर से एक बार चीज़ समझ लीजिए, एफ बड़ी एफ का मान और छोटी एफ का मान। तो बड़ी एफ का मान है 4 + x, और ये मान कितना है छोटी एफ का 21। तो ये कैसे हम पता लगाएंगे, तो देखिए जो n का जो मान आया आपका n/2 का मान 30, है ना। तो 30 से जो बड़ी संचयी बारंबारता जो हमने यहाँ पर रखा था, है ना, कितना आया 25 + x, है ना। तो देखिए 25 + x, तो 25 + x के जो ऊपर होंगे, है ना, वो हो जाएगा आपका बड़ी एफ का मान वाले, देखिए इसके सामने वाले। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बस आपको अब कुछ नहीं करना है, सीधा आपको क्या करना है, इन सभी मानों को आप क्या करना है कि यहाँ पे माध्यक में जैसो ये माध्यक का सूत्र होता है, अब इस सूत्र पे आपको क्या करना है, दिए गए उपरोक्त मान को आपको यहाँ पे बैठा देना है और हल कर देना है। ठीक है, माध्यक का मान दिया हुआ था 28.5, ये सभी मान को आप बैठा दिए, है ना। आपको बस क्या करना है, धीरे धीरे हल करते रहना है, और हल करने के बाद आगे प्रोसेस जब बढ़ते चले जाओगे तो इस प्रकार से आपका x का मान कितना आएगा, आपका 8.15 या 8 भी आएगा, है ना, लगभग में हम कह सकते हैं 8 भी। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप आगे बढ़ोगे तो y बराबर का मान जो होगा, y का मान क्या करना है, ये आपका, ये देखिए, ये जो आपका ऊपर में जो दिया हुआ है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ 4 + x, यहाँ पे ये देखिए, है ना, ये जो यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 45 + x + y, है ना, इसके ऊपर क्या करना है, मुझे बैठा देना है x का जो मान आया है ना, तो मेरा y का मान आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब हल करोगे तो ये आपका y का मान आ जाएगा 7। तो अतः अज्ञात बारंबारता x बराबर 8 और y बराबर कितना 7। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्य ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ द्विघात समीकरण px बराबर 2x² - 8x + 6 है। अब px बराबर, है ना, कितना हो जाएगा, जो समीकरण दिया हुआ वो हो जाएगा। जब आप इस समीकरण को हल करोगे तो हल करने के बाद आएगा x का मान 1 और एक आएगा x का मान 3। ठीक है, कह सकते हैं कि इस प्रकार px के शून्य कितना आया, 1 और 3 आया, है ना। तो अब शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा, है ना, ये देखिए शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ना है हमें। ठीक है ना, जोड़ने के बाद क्या होगा आपका, ये देखिए शून्य जो था यहाँ पर दिया हुआ आपका 2/2, है ना, ये जो 2/2 था, है ना, इसको यहाँ पे काटना नहीं है,
ये x बराबर, ये देखिए 2x बराबर हो जाएगा 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/2। तो वही यहाँ पर x का मान आ गया। और y का मान कितना है, y का मान है आपका 3, तो यहाँ 3 है ना। शून्यकों का योगफल होता है, दोनों का योगफल कर देना है। इसके बाद आपका मान आ जाएगा -8/2, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए आपको थोड़ा ये भी देख लेना है कि x का जो गुणांक है वो 8 है या नहीं, और x² का गुणांक 2 है या नहीं। चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए x² का गुणांक 2 आया और x का गुणांक आ गया 8, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैच हो गया, तो इसका मतलब ये सही है। अब देखिए पुनः चलना है आपको शून्यकों का गुणनफल। तो 2/2 गुने 3, जब गुना करेंगे तो 6 और 2, x² का गुणांक आपका 2 है और अचर पद 6 है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। x² का गुणांक देखिए यहाँ पर 2 है और अचर पद कितना 6 है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न आपके सामने है त्रिघातीय, ठीक है ना। यहाँ पर 3 शून्यक दिया हुआ है ना। और उसके बाद ये सो कहता है कि सत्यापित करें कि 2,1,1 है ना, त्रिघातीय बहुपद इतना के शून्यक है ना, शून्यकों का गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें, ठीक है ना। तो त्रिघातीय यहाँ पर दिया हुआ है। आपको क्या करना, सबसे पहले तो ये शून्यक यहाँ पर शून्य आ गया ये, ठीक है। उसके बाद ये सो यहाँ पर जो दिया गया मान था, यहाँ पे सभी मान को एक एक करके इस समीकरण पे रखना है, x की जगह पे, ठीक है ना। पहले 2 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 1 रखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब रखोगे तो निश्चित ही आपको ये 0 ला के देगा, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये जो मान दिया हुआ है ना, शून्यक त्रिघातीय बहुपद इतना के शून्यक है ना। अब जैसो क्या करना है, आपको शून्यकों का योगफल करना है ना। और उसके बाद जैसो ये मान आ जाएगा आपका, फिर इसका गुणनफल करना है, 2 लेने के बाद गुणनफल, उसके बाद शून्यकों का ये आपका 2 गुणनफलों का योगफल, ठीक है। उसके बाद जैसो ये आपका गुणनफल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जैसो ये सत्यापित हो गया। चलिए अब अगले प्रश्नों के ऊपर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 है ना, 2 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 शून्यक दे रखा है आपका द्विघात बहुपद का। अब आपको क्या करना है, उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना कि द्विघात बहुपद पहले इस प्रकार से आप मान लें, जहाँ a≠0 जबकि a और b इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -3, क्योंकि आपका योगफल दे रखा है। और इसका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है ना, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है 2 है ना। ये आपका दिया हुआ है गुणनफल, तो इसका होता है c/a। इस प्रकार a बराबर हो गया 1, b बराबर 3 और c बराबर कितना 2 है ना। तो अतः p x बराबर हो जाए +c है ना। तो यहाँ सारा मान आप बैठा दो उसके ऊपर, तो आपका समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा, द्विघात बहुपद है ना। चलिए तो समझ में आ गया। चलिए अब त्रिघाती में क्या करना है, त्रिघाती में भी जैसो आपको 3 शून्यक होता है, वो दिया हुआ रहता है ना। ये शून्यकों का गुणनफल 2 करके लेने पर प्राप्त गुणनफलों का योगफल और गुणनफल ये सभी दिया हुआ है। अब आपको यहाँ क्या करना है, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार चलेंगे हम, है ना, यहाँ पे, ठीक है, कि माना कि त्रिघातीय बहुपद px बराबर ax³ + bx² + cx + d है ना, जहाँ a≠0 जबकि a अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस बहुपद के शून्यक है ना। अब क्या करना है, अब जैसो आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना, ये दिया हुआ था आपका 3 है ना, शून्यकों का योगफल, तो ये हो जाएगा -b/a और 2 करके गुणनफलों का योगफल हो जाएगा आपका कितना c/a है ना, और गुणनफल कितना हो जाएगा -d/a, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 लिखा हुआ है। चलिए अब क्या करना है, इस प्रकार से देखिए, तो आपका a बराबर कितना आ गया 1, b बराबर 3 है ना। ये मान क्या है, तो यहीं से लिया गया, देखिए a का मान आ गया 1 है ना। ये देखिए b का मान जो है कितना आया, b का मान 3 है ना माइनस में, ठीक है। और c का मान आया ये आपका -5, d का मान कितना है, यहाँ देखिए 10, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब त्रिघातीय बहुपद जो था आपका वहाँ पर ये मान पुट कर देना है और आपका समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है ना 4q + 1 है ना या 4q + 3 के रूप में होता है। ये आपका संख्या पद्धति से है ना आपका प्रश्न है, ठीक है ना। माना कि एक धन पूर्णांक है, ठीक है। तो यूक्लिड के भाग लेमा से a बराबर b³ + r, जहाँ शून्य जो है सो क्या है r से क्या है छोटी है और बड़ी बराबर भी है, और b जो है सो क्या है b जो सो r से क्या है बड़ा है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर देखिए, जब आप किसी संख्या में भाग देते हो, जैसे कि मान लीजिए हम 2 से दे रहे हैं 7 में भाग, ठीक है।
तो 2 से 3 बार में जाएगा, ये 2 तिया 6 है ना, एक बचेगा शेष। तो देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ए, इसको बोलते हैं क्या बी, और इसको बोलते हैं क्यू, और इसको बोलते हैं आर। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, ये जो जीरो आया है यहाँ है ना, ये आर जो है सो क्या होता है, कभी जीरो भी आता है और कभी अगर पूरा ये कट जाता है ना, यहाँ यदि मानिए एक जगह पर 8 होता तो ये तो पूरा कट के जीरो हो जाता क्या आर का मान। तो यहाँ पर तो नहीं कटा है तो एक आया शेषफल। तो कभी कभी क्या होती है कि जो जीरो है ना वो आर के बराबर भी आता है कभी, और कभी जो सो आर का जो मान आता है वो 0 से बड़ा भी होता है। जैसे कि देखिए यहाँ 0 से बड़ा हो गया तो वही यहाँ पर कहता है। और बी जो सो हमेशा क्या होता है, आर से बड़ा होता है ना, आर से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो वही दर्शा रहा है यहाँ पर कि आर का जो मान होगा है ना, क्या होगा, बी से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, चलिए तो चीज़ें समझ में आ गया। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने कि b बराबर 4। ठीक है ना, b बराबर 4। ये देखिए यहाँ पर जैसा कि प्रश्न से ही समझना है आपको, b के जगह पर क्या लिखा हुआ है, बी क्यू प्लस आर होता है ना, आर के जगह पर 3 है, b के जगह पर क्या है 4 है। तो यहाँ वही लिखना है आपको कि b बराबर 4। ठीक है ना, तो a बराबर 4 क्यू प्लस आर हो गया। ठीक है, चलिए तो जहाँ ये आपके सामने है कि जीरो जो सो क्या है, ये आर से छोटी है और बराबर भी होती है ना, और यहाँ पर देखिए सिर्फ यही होगा है ना, 4 जो सो क्या है, 4 जो सो आर से बड़ा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर बराबर जो सो ये आपका 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा। ठीक है, चलिए अब समीकरण में है ना 1 में आर का मान बारी बारी से रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 जो आपके सामने था ऊपर में, उस समीकरण पर इसका मान रखेंगे हम, आर के जगह पर पहले 1 रखेंगे है ना, उसके बाद जो सो फिर इसका मान ये आ जाएगा, फिर जो सो ये आपका आर का मान पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे है ना, उसके बाद 2 रखेंगे, उसके बाद फिर 3 रखेंगे। ठीक है ना, अब देखिए अंत में आपको यहाँ पर प्रश्न जो जैसा कह रहा था है ना कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होता है या नहीं। तो देखिए 4 क्यूब प्लस 1 तो आ गया मेरा है ना, और 4 क्यूब प्लस 3 भी देखिए आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यूब प्लस 1 या 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में होता है, जहाँ क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रूफ्ड लिख देना है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ठीक उसी प्रकार बनाना है कि माना कि एक धन पूर्णांक है ना, एक धन पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये लिख देना आपको b बराबर 4 रखने पर। ठीक है, फिर जैसो समीकरण 1 बना लो इसको आप, इसके बाद जैसो जहाँ है ना ये लिखना है फिर आपको, अर्थात r बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 है ना। अब समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर जो समीकरण यहाँ पर है आपका, ये जो r का मान जो है ये समीकरण पर, इस समीकरण पर आपको रखना है ना, बस बारी बारी से रख कर है ना, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, इन बातों के ऊपर ध्यान रखें क्योंकि आपको वर्ग करने पर बोल रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपको रखना है मान और उसके बाद वर्ग करना है। वर्ग करने पर कुछ इस प्रकार आएगा, यहाँ पर आपको 4 का कॉमन ले लेना है ना, इसके बाद आपको जो ये मान है इसका मान लेना है m है ना, इसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये 4 है ना, a स्क्वायर यानी वर्ग का करने पर बोल रहा था तो 4m आ गया। ठीक उसी प्रकार आगे भी आपको करते जाना है ना। जब आप आगे हल करोगे इसको तो हल करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये आपको बैठेगा। ठीक है ना, तो आगे जब हल करोगे तो ये भी आपका आ जाएगा 4m प्लस 1। तो यही तो बोल रहा था कि 4m और 4m प्लस 1 रूप का होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आ गया वर्ग करने पर 4m और यहाँ पर आ गया आपका 4m प्लस 1 है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने कि अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया है ना से 96 और 404 का मासा है ना, यानी कि HCF निकालें। ठीक है ना, और फिर HCF की सहायता से LCM निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड आप कर दोगे। गुणनखंड करने के बाद है ना, जब गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उन सभी मानों को यहाँ पर रखना है ना, और उसके बाद आपको मौसो निकाल लेना। मौसो क्या होता है, देखिए दोनों में जो मिले है ना, यहाँ 2 मिल गया, फिर यहाँ भी देखिए 2 2 मिल गया, तो यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद 1 1 मिल रहा है, बाकी और कोई संख्या नहीं मिल रही है दोनों में, तो 2 दूना 4 हो गया आपका मौसो। तो मौसो बराबर हो जाएगा पुनः प्रश्न से है ना कि लौसो बराबर संख्याओं का गुणनफल बटे मौसो है ना। तो संख्या का गुणनफल यहाँ कर देंगे, मौसो का आंसर जो आया था आपका 4 वो 4 रख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद जब हल करोगे तो आ जाएगा 9696। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2 अंकों वाली है ना संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या का योग 66 है ना, अंकों का अंतर 2 है, तो वह संख्या बताएं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए माना कि इकाई अंक x पहले मान लेना है और उसके बाद दहाई अंक y है ना, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसा प्रश्न का था वैसा आपको क्या करना है, समीकरण में यहाँ पे 10y + x है ना, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ था, है ना, कि दोनों दो अंकों की संख्या है ना, दो अंकों वाली संख्या के अंकों को पलटने से जो संख्या प्राप्त होती है वह मूल संख्या का 66 है ना, योग 66 है और अंकों का अंतर दे रखा कितना 2, ठीक है। चलिए तो देखिए अब चलते हैं, चलिए देखिए तो हम चलते हैं अब इसको हल करने पे। तो देखिए यहाँ पर वही कह रहा था, तो इसको हम उल्टा दिए, उल्टाने के बाद जब हम इकाई दहाई को उल्टाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा ये, है ना, पहले 10y होगा, इसके बाद हो जाएगा आपका आगे 10x, ठीक है ना। इसके बाद योग कर देना है 66, फिर इसको जब आप हल करोगे तो हल करने के बाद आपका समीकरण 1 तैयार हो जाएगा, है ना, x + y = 6। फिर नेक्स्ट कह रहा था कि दोनों संख्या का कितना है अंतर कितना 2, तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 1 हो गया, है ना। समीकरण 1 व 2 से आपको हल करना है, उसके बाद जो सो यहाँ पर आपका x का मान आ जाएगा 4, ठीक है ना। इसके बाद जो सो फिर आपको क्या करना है, समीकरण 1 में x का मान y, तब आपका आएगा y = 2, ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पर, तो हमको यहाँ पे संख्या जो हमारा था 10y + x, उस पर आपको x और y का मान पुट कर देना है, तो आंसर आएगा आपका 24, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मूल बिंदु से बिंदु 4, -3 की दूरी ज्ञात की। तो देखिए अब इसको ज्ञात कर रहे हैं कि यहाँ हम मान लेते हैं ये आपका O है केंद्र बिंदु, है ना, 0,0 मूल बिंदु है, जहाँ P निर्देशांक इतना है जिसको कि हम लोग x और y मान लिए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है या तो फिर ऑब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। तो x = 4 हो गया, y = 3 हो गया, पहले x बोलते हैं बाद में y का मान होता है, ठीक है ना। अब आपके सामने ये देखिए सूत्र है, ठीक है, OP बराबर, ठीक है ना, ये x² + y², तो इसी मान को आपको यहाँ पर बैठा करके हल करना है। तो 16 × 9 = 25 हो गया, 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5, है ना। अतः बिंदु इतना के जो मूल दूरी होगा वो हो जाएगा 5 इकाई, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न और है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की जो दूरी होगी क्या होगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना, यहाँ P ये बिंदु हो गया, Q इतना हो गया, है ना। तो बिंदु P और Q के बीच की जो दूरी होगी, देखिए आपके सामने जो सो ये क्या है, ये देखिए आपके सामने ये जो है सो एक सूत्र लिखा हुआ है, ठीक है ना। सूत्र पे आपको क्या करना है, उपरोक्त दिए हुए मान को बैठाना है और उसके बाद ये सो फिर आपका आ जाएगा कितना 4√2, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितना होगा 4√2 इकाई, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा का, है ना, मध्य बिंदु नियामक क्या है, ठीक है। तो यहाँ बिंदु इतना और इतना दिया है, जहाँ इतना बराबर हो जाएगा इतना और इतना इतना, है ना। ये कहने का मतलब है कि ये जो बिंदु दिया हुआ था ये सभी बिंदु को हम यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा, इसके बाद ये x2 हो जाएगा, है ना, यहाँ y1 ये y2, है ना, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब क्या करना है, इसका एक सूत्र होता है, ये देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक का ये सूत्र होता है ना। अब उस सूत्र में क्या करना है, ऊपर दिए हुए मान को पुट करना है, इसके बाद जब आप इसको हल करोगे, हल करने के बाद आपका आएगा 2, -2, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अतः बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली जो रेखा है ना, मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा 2,2 होगा, -2, ठीक है। चलिए अब आते हैं ग्राफ का प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक को, इसको विशेष रूप से आप ध्यान दे करके समझिए, ग्राफीय विधि से हल करें, ठीक है। तो 2 समीकरण होता है, ठीक है ना। तो पहले समीकरण से हम चलते हैं। यहाँ पर देखिए x + y = 3, है ना, जैसा कि देख रहे हैं। हमेशा आपको y बराबर इधर सब को कर देना है, ठीक है। तो हो जाएगा 3 और ये x प्लस में इधर माइनस में आ गया। अब क्या करना है, अब मान सारणी, है ना। अब ये देखिए अब मान सारणी, तो यहाँ हो जाएगा x, है ना, और ये जो आपके सामने जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप यहाँ लिख दोगे, है ना। अब आपको थोड़ा सोचना है कि x के जगह पर क्या हम रखें, है ना। तो यहाँ पर जब 0 बैठाओगे तो 3 में से 0 गया तो y बराबर हो जाएगा 3, है ना। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सोचना है, तो देखिए यहाँ पर 1 रखा हुआ है, x के जगह पर 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। चलिए फिर पुनः आपको दूसरे समीकरण से चलना है, जो समीकरण आपके सामने देखिए यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखा हुआ था, है ना। तो दूसरे समीकरण को फिर उसी प्रकार से आप हल करोगे, तो दूसरे समीकरण को आप जब हल करोगे तो 5y बराबर इतना आ जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ये समीकरण जो मान है यहाँ पर लिख दोगे और यहाँ लिखना है x। अब आपको थोड़ा ये विचार करना है कि x के जगह पर क्या रखें जो कि y का मान हमको अच्छे से आ जाएगा। तो x के जगह पर देखिए पहले 1 रखोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, 12 में से 2 गया तो हो जाएगा 10 और 5 2 10 यानी 2 आ गया यहाँ पर y का मान। फिर आपको थोड़ा सोचना है x के जगह पर हमको 6 रखना है, 6 2 12 हो जाएगा, 12 में से 12 गया 0 और बटे हो जाएगा, सॉरी जब हम इसको भाग देंगे, है ना, 0/5 तो आ जाएगा आंसर कितना, ये आपका y बराबर आएगा मान कितना 0, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, इन सभी मानों को, जैसे कि देखिए यहाँ पर पहले समीकरण में आ गया आपका 0,3 है ना, उसके बाद फिर आ गया 1,2 है ना, जैसा कि देख पा रहे हैं ये और ये मान है ना। उसके बाद जिसको अगला दूसरा समीकरण में देखिए ये आपका क्या आया था 1,2 है ना, 2, और इसके बाद 6,0। इन निर्देशांक बिंदु को आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर आपको सजाना है, ठीक है। सबसे पहले आप इस कॉर्नर में आप लिख देंगे 1 एकक बराबर एक बड़ा घर, ठीक है। और उसके बाद एक आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे है ना ग्राफ खींचना है आपको, है ना। दिए गए उपरोक्त मानों को आपको यहाँ पर पुट करना है, और उसके बाद पहले समीकरण जब बना लोगे तो एक लकीर खींचना है, दूसरे समीकरण बनाने के बाद भी लकीर खींचोगे। उसके बाद जो यहाँ जहाँ पे कटान बिंदु होगा, जैसे देखिए यहाँ पर कटान बिंदु है ना, यहाँ कट रहा है, यहाँ पे कोई एक बिंदु निर्देशांक बिंदु बनेगा, जो बनेगा उस पर आपको देखना है कि x का मान, देखिए जैसे यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 2 है ना, तो आपको लिख देना है नीचे x बराबर 1 और y बराबर 2, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राफ का पेपर भरा जाता है ना, 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जैसो पहले प्लस होगा, ये माइनस में होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस में होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप शेयर करें, है ना। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कर बताएं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।